Welcome everyone. I hope all of you are doing great. So our today's topic is COP30. This topic is very important in terms of Pakistan affairs topic. Pakistan affairs subject and current affairs subject. Even in the PMS exam, climate change is a very important topic, right? As far as essay is concerned, उसमें भी आपका ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी से रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है, क्लाइमेट रेजिलियंस पे कोई ऐसे डिफरेंट डोमेन्स को लिंक करके एग्जामिनर दे सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ नाउ बिकमिंग अ थ्रेट टू दी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो क्लाइमेट चेंज जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ ये इशू नहीं रह गया कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है. नाउ फॉर स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनके पास फंड्स नहीं हैं, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्लाइमेट चेंज को कॉप करने का, किसी लेट से नेचुरल क्लैमिटी को के साथ कॉप करने का. सो वहाँ पे ये मसला सिर्फ टेम्परेचर राइज होने का मसला नहीं है, या फिर वहाँ पर ये मसला सिर्फ फ्लड्स का, हीट वेव्स का, ड्रॉट्स का मसला नहीं है. नाउ इट हैज़ बिकम द इशू ऑफ द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन इन सच अ वे कि ये एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुका है. क्या वो आपसे कह सकता है कि जी ये आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मसला बन गया है, इसे एक्सप्लेन करें. एक तो आपके पास ये डायमेंशन हो गई. द अदर डायमेंशन कि वो आपके पास क्लाइमेट चेंज को लिंक कर देगा COP30 के साथ, कि क्लाइमेट चेंज जो है उसका क्या लिंक है COP30 के साथ. और अब तक जो COP29, COP28 जो डिफरेंट क्लाइमेट की मीटिंग्स हुई हैं उसका क्या रिजल्ट निकला है. आर दे जस्ट प्लेजेस, और यू कैन से आर दे जस्ट अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, और इज देयर एनी एग्जीक्यूशन प्लान. क्या उसको प्लान को जो आपने लेट से COP30 में एक प्रॉपर प्लान बनाया, वो प्लान ये है कि आपने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है लेट से. सो वो जो आपका प्लान है, क्या वो सिर्फ प्लान है, क्या वो सिर्फ प्लेज है, या फिर आप इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप भी प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है लेट से उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी भी होती है. क्या ऐसा है? अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें ये पता चलता है कि अब तक के जो कॉप्स हुए हैं, जो कि क्लाइमेट पे मीटिंग्स हुई हैं, दे आर जस्ट दी पॉलिटिकल बार्गेनिंग रूम्स. जहाँ पे रिच कंट्रीज, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, ऑयल स्टेट्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट कंट्रीज, and all the type of countries, they are just bargaining. And similarly जो आपके पास COP30 था, इसने क्लाइमेट चेंज के इशू को सॉल्व नहीं किया. क्लाइमेट चेंज के इशू को ये सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, लेकिन इसने क्या शो किया है कि कहाँ कहाँ, यानी कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड एग्री करती है, जहाँ पे वर्ल्ड जो है, जो डिफरेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी गवर्नमेंट्स हैं. कौन कौन से लीडर्स? हमने कहा डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस की स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं, ऐसी कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान. वो तमाम कंट्रीज़ इस कॉप में, इस क्लाइमेट की मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम एग्री कर रहे हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम डिसएग्री कर रहे हैं, और वो कौन से डिसीजंस हैं जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं. सो यहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉप मीटिंग्स क्लाइमेट मीटिंग्स नहीं हैं. दे आर नॉट
solely, specifically, the climate meetings. They are actually what? The political bargaining of the developed countries, of the developing countries, of the, island states, forest countries, the poor countries, those countries that are, contributing towards carbon emission more and more, and those countries that are less contributor, including Pakistan. Like our emission, अगर हम अपनी emission की बात करें, it is less than 1%. Less than 1%. But we are the fifth most vulnerable country in terms of climate change in the world. Not only in the Asia, but in the world. Right? So, the point here is, if you don't know what exactly COPs are, so basically they are, here different political leaders, different governments sit and, they डिसाइड कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे एग्री होना है, कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हम डिसएग्री करते हैं, एंड कौन सी चीज़ें जिसको हमें अवॉइड करना है और कौन से डिसीजन है जो हमें लेने हैं, किस लिए लेने हैं, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी ये डिसीजन हमें जी किस लिए लेने हैं, ताकि जो आपका एवरेज टेम्परेचर है इट इज़ नाउ 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.9 तक ये पहुंच चुका है, लाइक 2.8, 2.9, 2.7 डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट डाटा मिलेगा. सो 1.2 लेट्स हम इसे कंसीडर करते हैं इस टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट अर्थ. इस टेम्परेचर पे भी हमें ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड में. इस टेम्परेचर पे भी हमें फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर लाइक फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, इंडिया. यहाँ पर भी हमें जो है वो डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रही है, हमें हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, राइट, एंड डिफरेंट अदर नेचुरल क्लैमिटीज बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर राइज. तो क्या हम इन सिंपल वर्ड्स जो है यहाँ पर इसे कंक्लूड करेंगे कि कॉप का जो बेसिक पर्पस है वो एट द एंड ये डिसाइड करना भी है, इस चीज़ पे एग्री होना, डिसएग्री होना, क्या हमें स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है एंड ऑल दैट, किस चीज़ के लिए, कि हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से एक्सीड नहीं होने देना. इफ़ इट एक्सीड, लाइक वी आर जस्ट बिहाइंड 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. अभी हमारा टेम्परेचर इज 1.2 सॉरी वी आर जस्ट बिहाइंड लाइक द 0.3 डिग्री बिहाइंड है. अगर हमने इसको भी क्रॉस कर दिया, अगर हमने इसको भी क्रॉस कर दिया लाइक 0.3 को भी, सो क्या होगा, सो ये होगा कि जो नेक्स्ट आपकी जो क्लाइमेट चेंज है, जो आपके ड्रॉट्स हैं, जो आपके फ्लड्स हैं, जो आपके सुनामीज हैं, आपके साइक्लोन्स हैं, दे वुड बी वेरी वेरी डिजास्ट्रस. Disastrous in what sense? Disastrous in terms of the livelihood of the people, disastrous in terms of the economy, disastrous, in terms of the, politics. So in every dimension, in the every sector, climate change is linked. How? आज हम इसको देखते हैं. Let's start जी. So आपके पास जो टॉपिक है that is COP30, ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और पाकिस्तान ने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया? तो येस वी डिड. द अदर थिंग इज वीक एरियाज कौन से हैं पाकिस्तान के? वाई पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द एशिया. वाई? एंड द अदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के वीक एरियाज क्या हैं, हमारी डिमांड्स क्या थी जब हमने पार्टिसिपेट किया इस COP30 में, एंड पाकिस्तान को पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या दी गई. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर बिल्डिंग इट्स बेस, राइट. लेट्स स्टार्ट. आपके पास सवाल किस किस डायमेंशन में आ सकता है? देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस, एज आई टोल्ड अर्लियर. एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन इन मल्टीपल डायमेंशंस. फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस COP30 में जो आपने डिस्कस किया है, अडेप्टेशन, फाइनेंस एंड लॉस, डैमेज मैकेनिज्म को, पाकिस्तान का उसके लिए रिस्पॉन्स क्या था?
और आप किस तरह से जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस आपको दी गई हैं किस तरह से आप रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करेंगे, राइट, अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। या एग्जामिनर आपसे इन अनदर डायमेंशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेंडर इक्विटी और जस्ट ट्रांजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, व्हाट इज द जस्ट ट्रांजिशन, राइट। इसमें क्या डिस्कशन हुई COP30 में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, पाकिस्तान किस तरह से इनको इंटीग्रेट कर सकता है अपनी नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी में, और किस तरह से आप जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स की तरफ। द थर्ड डायमेंशन दैट एग्जामिनर कैन आस्क, इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी में। सो वो क्या चैलेंजेस हैं, जब ये क्लास एंड होगी, ये टॉपिक एंड होगा, आई थिंक यू वुड बी एबल इनफ टू थिंक कि आपके पास आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे कि वो कौन कौन से ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी के इश्यूज हैं, यहाँ पर हमें क्या डिप्लोमेसी नज़र आ रही है, और जो आपके पास COP30 है और उससे पहले के जो कॉप्स रह चुके हैं, किस तरह से दे आर जस्ट प्लेजेस, दे आर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, एंड आपके वो अनफुलफिल्ड जो प्रोमिसेस हैं, प्रॉमिस किया जाता है, एक प्लान दिया जाता है, बट जब उसकी एग्जीक्यूशन की बात आती है सो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रॉपरली दिखती नहीं है। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन जो कि यहाँ पर डिस्कस भी हुई COP30 के बेल्म डिक्लेरेशन में, फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, फेज आउट, द फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट, and the carbon pricing, what exactly is this, we are going to discuss in this lecture. And climate trade interactions, how, now this is very important, how climate is linked, how this climate change is linked with the trade. Are you getting this point? Obviously right now you would not be able to get this point, but initially जब हम step by step आगे move करेंगे तो आपको इस चीज़ की इनफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाउ दिस क्लाइमेट चेंज is linked with your trade policies and linked with the global trade, right? So इसको हम डिस्कस करेंगे in terms of the carbon pricing, right? How should Pakistan position itself to balance the national development with the global climate commitments, right? So I hope you get the enough idea that in how many dimensions examiner can ask the question, and examiner can mix multiple dimensions in one question as well. For example, examiner climate change को, existential crisis को, the previous the COPs and the recent COP, and carbon pricing, and the fossil fuels phase out, and the participation of very Pakistan, and the response of Pakistan, all it can be asked in one question. However, examiner separate domains में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. It is totally up to the question, right? Up to the examiner कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे. Let's move जी. It is kind of a outline, not necessarily कि आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में आउटलाइन बनानी होती है. So it is just for the clarity, not the necessity. ओवरव्यू क्या था अगर हम देखें तो आपके पास अभी जो आपका PMS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्जामिनर ने पूछा भी था, लाइक इन द फॉर्म ऑफ द MCQ PMS का, आई एम टॉकिंग अबाउट द GK पेपर. सो इट कैन बी आस्क्ड ऑब्वियसली इन द MCQ फॉर्म बिकॉज दे आर MCQs इन द CSS, कि आपके पास जो COP30 है एग्जैक्टली कहाँ पर ये कंडक्ट हुआ. सो आपके पास बेल्म ब्राज़ील में ये कंडक्ट हुआ था. 194 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया. इसका की थीम क्या था, की एजेंडा क्या था, अगर आप इसको फोकस करें सो जो इसका की एजेंडा था जी आपके पास था अडेप्टेशन, लॉस डैमेज, जस्ट ट्रांजिशन. हम देखेंगे कि व्हाट इज़ जस्ट ट्रांजिशन. यहाँ पे जस्ट मीन्स जस्टिस, यानी कि हम बात करें जस्ट ट्रांजिशन. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए, लॉस एंड डैमेज के लिए कौन से फंड एलोकेट किए गए, अडेप्टेशन की क्या टेक्निक्स बताई गई, क्लाइमेट फाइनेंस को क्या
किस तरह से ग्रीन बॉन्ड के साथ कनेक्ट करने की जो वे आउट है वो प्रोवाइड करी गई। तो इसमें हम लॉस एंड डैमेज फंड देखेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कितना फ़ंड पहले एलोकेट हुआ है एंड अभी कितना फ़ंड जो है अप्रूव हुआ है, नॉट एलोकेट, तो क्या वो फ़ंड जो आप अप्रूव करते हैं उसको एलोकेट भी करते हैं। देन हम देखेंगे कि अडेप्टेशन क्या है, और हर कंट्री का ऑब्वियसली every country is going to have the national action, national adaptation plan, the domestic adaptation plan. अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का इशू देखें तो यहाँ पे फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, लेकिन इसी तरह से अगर आप अमेरिका का इशू देखें तो वो डिफरेंट होगा, वाइल्ड फायर का इशू हो सकता है वहाँ पर। इसी तरह से अगर आप सोमालिया देखें, सीरिया देखें, अफगानिस्तान देखें तो वहाँ पे इश्यूज डिफरेंट हैं। So adaptation and national plan is how every country is going to respond with respect to their specific needs. Then जो है obviously this is just outline. हमने COP 30 में डिस्कस करना है जेंडर एक्शन प्लान जो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। देन फॉरेस्ट एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कि किस तरह से आपको जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है ये डिस्कस हुई, फॉरेस्ट को प्रिजर्व कैसे रखना है। हेल्थ एंड हंगर एथिक्स पे बात हुई। सो आपको ये आइडिया हो गया कि हमने कौन कौन सी डोमेन्स डिस्कस करनी है। देन पाकिस्तान ने क्या पार्टिसिपेट किया था, सो आंसर इज़ येस, हमने पार्टिसिपेट किया था। सो उसमें हमने अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपने वीक एरियाज़ को डिस्कस किया। फिर हमें बताया गया कि आपको कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको अडॉप्ट करना है, ग्रीन रिकवरी की तरफ कैसे जाना है, एंड द पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर ऑल द फॉर द वर्ल्ड। एक पॉलिसी रिकमेंडेशन हम देखेंगे पाकिस्तान के लिए एंड फॉर द वर्ल्ड हम जो है वो देखेंगे, और फिर हम ऑब्वियसली इसे कंक्लूड कर देंगे। सो अगर हम इसे प्रॉपरली स्टार्ट करें लाइक विद द इंट्रोडक्शन, तो आप सिंपली इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि ऑब्वियसली जो COP 30 की जो मीटिंग है ये आपके पास ब्राज़ील में कंडक्ट हुई, नंबर 1। दी अदर थिंग इज़ कि यहाँ पर कौन सा गैप हाईलाइट हुआ, प्लेजेस और एक्शन। एक होता है फॉर एग्जांपल आज आपने प्लान बनाया, आपने कहा कि मेरे पास लेट से CSS के एग्ज़ाम में 7 डेज़ रह गए हैं, लाइक इन दीज 7 डेज़ दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। लेट से ये मेरा एक प्रॉपर जो है वो रोड मैप है या मेरा ये एक प्रॉपर प्लान है। प्लान इज़ समथिंग एल्स, either you are going to execute it, either you are going to implement it, this is something else। and then आपने उसे कितने परसेंटेज पे इम्प्लीमेंट किया। हो सकता है डे 1 पर आपने 10% इम्प्लीमेंट किया, डे 2 पे आपने 20% किया, डे 3 पे 0% किया। Plan is always something else and the execution is something else. So this COP 30 highlights the gap between the pledges and the action. Like every time there are political meetings in this COP, and as we have discussed, like it is a political bargaining kind of a room, not exactly, but अगर हम simple words में कहें तो so it is a political bargaining in the COP, right? So जो यहाँ पर प्लेज किए जाते हैं, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन में बड़ा गैप है। द अदर थिंग दैट इज़ राइजिंग एमिशन, और उस जो राइजिंग एमिशन है ये कौन व्हाट आर दोज कंट्रीज जो कि कार्बन एमिशन में जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि व्हाट इज़ कार्बन एमिशन। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है सो आई डिस्कस इट लेटर। एंड द अदर थिंग इज़ कि इनएडिक्वेट अडेप्टेशन फाइनेंसेस, अडेप्टेशन की जो आप प्लान्स बताते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन इनएडिक्वेट है। एंड द वेरी थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट वार्निंग है आपके पास। अगर 1.5 क्रॉस हो गया then it would be very disastrous for the whole planet, and including Pakistan, one of the world's most climate vulnerable country in the world, 5th नंबर पे हैं जी आप। लेकिन आपकी जो ग्लोबल इमिशन है दैट इज़ लेस देन 1%, बट यू आर एट द 5th नंबर, वेरी ironic. So how in this COP 30 it is discussed climate justice की तरफ पाकिस्तान को कैसे जाना है।
इक्विटेबल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड की जाएगी, और रेजिलियंस बिल्डिंग क्या होगी, राइट। अगर हम देखते हैं कि जो आपके डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इनमें 10 कंट्रीज़ की हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट 10 कंट्रीज़ की, उनमें क्या क्या प्रोमिनेंट जो है आपको डिज़ास्टर्स नज़र आए और फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या थे। सो इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमोलॉजी है, इनकी रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक कंसीडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू CRED डेटाबेस लेटेस्ट रिपोर्ट EMDAT, यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और हरिकेन हमें देखने को मिले हैं, जिसके रिजल्ट में आपका मोर देन $100 बिलियन डैमेज हमें देखने को मिला। इंडिया और पाकिस्तान में आपको हीट वेव्स और फ्लड्स देखने को मिले, रिजल्टेंटली थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स, मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, आपकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई, आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, और जो आपका गरीब तबका है, पॉवर्टी की जो लाइन है, जिसमें आपके वो लोग जो कि ऑलरेडी दे आर अंडर द पॉवर्टी, ज़्यादा इफेक्ट हुए, और उनमें भी ख़वातीन, उनमें भी फीमेल्स एंड चिल्ड्रन, दे आर मोर अफेक्टेड। चाइना और इथोपिया की बात की जाए तो यहाँ पे हमें फ्लड एंड टाइफून्स देखने को मिले। इथोपिया में हमें स्वेयर ड्रॉट्स देखने को मिले, रिजल्टेंटली मोर देन 25 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए। बांग्लादेश में साइक्लोन्स और फ्लड्स देखने को मिले हैं। हाई पॉपुलेशन एक्सपोजर है बांग्लादेश में, और अगर आप यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, सो उसके अकॉर्डिंग में इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग अफेक्ट हुए, रिपीटेड कोस्टल डैमेज हमें देखने को मिला। फिलिपाइंस में हमें टाइफून एंड लैंडस्लाइड्स देखने को मिली। सूडान में हमें ड्रॉट एंड फ्लड्स देखने को मिले। मैक्सिको में हरिकेन एंड ड्रॉट्स देखने को मिले, और इंडोनेशिया में फ्लड्स एंड वोल्केनिक लिंक्ड स्टॉर्म्स देखने को मिले। ऑब्वियसली आपको ये सारे नहीं याद करने, ना ही पॉसिबल है याद करना। आप इसमें से कोई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इज़ मस्ट, और पाकिस्तान के साथ 2 से 3 कंट्रीज़ और कर सकते हैं। यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द रिपोर्ट। सो हमें यहाँ से पता क्या चल रहा है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द की फाइंडिंग फ्रॉम दैट रिपोर्ट, राइट। तो हम देख रहे हैं कि 393 डिजास्टर्स रिकॉर्ड हुए हैं इन द लास्ट ईयर। हाउ मेनी डिजास्टर्स हैव बीन रिकॉर्डेड? 393। रिजल्टेंटली 16,700, ऑलमोस्ट 753 लोगों की डेथ्स हमें देखने को मिली। 167 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, और अगर आप कॉस्ट देखें तो 241.9, ऑलमोस्ट 242 बनता है बिलियन डॉलर जो है वो आपको इसने कॉस्ट किया। अगर आप एशिया को देखें तो एशिया में जो रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना, और थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हमें देखने को मिली। अफ्रीका में जो ड्रॉट्स आए, इथोपिया, सूडान में टेंस ऑफ मिलियंस पीपल, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि फूड इनसिक्योरिटी, आप डिफरेंट एड्स देख रहे होते हैं, डिफरेंट रील्स देख रहे होते हैं, जिसमें ये इथोपिया एंड सूडान के जो चिल्ड्रन हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं फूड इनसिक्योरिटी की वजह से। उसके बाद आप देखते हैं कि जो स्टॉर्म प्रोन रीजन्स हैं यूएस में, फिलीपींस में, मैक्सिको में, रिजल्टेंटली हमने ऊपर भी देखा कि आपके पास मोर देन 100 बिलियन का डैमेज हुआ है यूएस में, राइट। सो COP30 के जो आउटकम और जो एनालिसिस है, अगर हम इसको देखें तो हमें इससे क्या पता चलता है। नंबर 1 आपके पास क्या है जी? ग्लोबल मुतीराव। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आपके पास सेटअप है, और आप इसे कैसे सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि एक क्लासरूम है जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, सबके एक दूसरे के साथ मसले चल रहे हैं। टीचर आता है और टीचर क्या कहता है कि क्लास जस्ट स्टॉप फाइटिंग, जस्ट स्टॉप इट। और टीचर कहता है कि भाई आप सब लोग आकर बैठें, लेट्स एग्री ऑन द बेसिक रूल्स एटलीस्ट एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर। Similarly, this is exactly what Global Mutirao did at the COP30. So, इसने क्या किया? इसने क्या कर दिया जी? आपके जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स और उनके पॉलिटिकल लीडर्स इनको क्लब्ड टुगेदर कर दिया, इनको पॉलिटिकली ग्लू कर दिया
किसके लिए? अडेप्टेशन के लिए। किसके लिए? जस्ट ट्रांजिशन के लिए। किसके लिए? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और ग्लोबल कॉपरेशन के लिए। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग सेपरेटली ऑन द ईच इशू, फॉर एग्जाम्पल अब ये डिफरेंट क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हर किसी के डिफरेंट मसले हैं और लेकिन वो सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ब्राज़ील ने कहा कि आओ बैठकर बात करते हैं, एटलीस्ट हम कुछ पॉइंट्स पे एग्री होते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं? अडेप्टेशन, जस्ट ट्रांजिशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड द ग्लोबल कॉपरेशन। सो इसकी सिग्निफिकेंस हमें क्या नज़र आई कि आपको एक मल्टीलैटरलिज्म तो नज़र आया कि वो मल्टीलैटरलिज्म वीक है, सिंबॉलिक पॉलिटिकल यूनिटी है, बट एटलीस्ट पॉलिटिकल यूनिटी तो है। अभी फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स जो है ना, इनके मसले वैसे ही हैं, लेकिन ये टीचर के कहने पे एक दूसरे के साथ फर्स्ट स्टेप में, इनिशियल स्टेप में आकर बैठ तो गए और कुछ पॉइंट्स पे एग्री तो हो गए, राइट? सो इट शोज मल्टीलैटरलिज्म इज वीक बट नॉट डेड। डेड नहीं हुआ। एंड कि आप सेपरेटली जो इश्यूज हैं उनको डील करें। इट इज़ मच बेटर कि ग्लोबल मुतीराव हुआ, ग्लोबल इट इज़ मच बेटर कि एक पॉलिटिकल ग्लू के तौर पे यहाँ पर इस ग्लोबल मुतीराव में एक्ट किया गया। यहाँ ये क्या शो कर रहा है? इस ग्लोबल मुतीराव की सिग्निफिकेंस हमें क्या नज़र आती है? इसकी सिग्निफिकेंस ये नज़र आती है कि क्लाइमेट एक्शन अब सबसे ज़्यादा इट इज़ नाउ नीड्स सॉलिडेरिटी, नॉट जस्ट लॉ। आपको बस एक लॉ, फॉर एग्जांपल अगर टीचर आता है और वो कहता है कि भाई हर बच्चे को ये सज़ा होगी अगर ये हुआ, तो अगर वापस से आपने इसके साथ ये इशू क्रिएट किया तो अगर आपकी कार्बन एमिशन ज़्यादा होगी तो अब आपके लिए ये बाइंडिंग है कि आप इतना फ़ाइन पे करेंगे। अब आपके लिए बाइंडिंग है कि आप क्लास से बाहर चले जाएं, आपको कोप 30 में आने की परमिशन ही नहीं है। नॉट लाइक दैट। इट शोज़ दैट नॉट जस्ट द लॉ बट ऑल्सो सॉलिडेरिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्या करने के लिए? फॉसल फ्यूल्स को फेज आउट करने के लिए। व्हाट इज़ फॉसल फ्यूल फेज आउट? वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, व्हाट इज़ क्लाइमेट फाइनेंस रिफॉर्म्स? वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर इन द वे आउट में, सॉल्यूशंस में। एंड द ट्रेड पॉलिसी इंटीग्रेशन। Can we say that global Mutirao was more about political unity than the legal clarity? Can we say? So yes, we can say that it was about the political glue, it was about the political unity, it was about the political solidarity, it was about the political package deal. To discuss what? कि जब हमने issues highlight कर रहे हैं initially और हमने कहा पहले स्टेप में कि आकर बैठो तो सही, एटलीस्ट सॉलिडारिटी तो शो करो, एटलीस्ट यूनिटी तो शो करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबल मुतीराव। एंड जब हम सोल्यूशंस में देखेंगे कि सोल्यूशन में जो फ्यूचर कोऑप निगोशिएशंस होंगी उसमें हमने देखना है कि फॉसल फ्यूल फेज आउट क्या होता है, नंबर 1। द अदर थिंग इज़ क्लाइमेट फाइनेंस रिफॉर्म्स एंड ट्रेड पॉलिसी इंटीग्रेशन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट, लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर 194 कंट्रीज़ ने, हमने देखा था ऊपर के, पार्टिसिपेट किया। माई क्वेश्चन हियर इज़ फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या 194 कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी, क्लाइमेट चेंज की नेचर इज सेम? क्लाइमेट चेंज की नेचर, another fact in front of you. Now you can answer with the clarity. Climate change की nature, climate change की intensity क्या इन 194 countries में same है? Let me rephrase the question. क्या 194 countries 1.2 जो आपकी एवरेज टेम्परेचर जहाँ पर पहुँच चुकी है, इसके राइज होने में क्या 194 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन इक्वल थी? आंसर इज नो। सो इन द लॉस एंड डैमेज फंड, जो सेकंड हमारा हेडर है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दे आर सम कंट्रीज, दे आर नॉट आस्किंग टू स्टॉप द क्लाइमेट चेंज। उनकी डिमांड ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज स्टॉप हो जाए,
उनकी डिमांड ये नहीं है कि आपका लेट से अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, वी आर participating less than 1%, but we are the fifth most vulnerable country in the world, not only in the Asia, in the world. ऐसे कंट्रीज़ की डिमांड ये है कि हमारा जो यहाँ पे एजेंडा, हमारा मुद्दा भी, हम तो वैसे हैं ही डेवलपिंग कंट्री, हमने तो नहीं, हमारे तो मुल्क में इंडस्ट्रीज़ नहीं है पिछले 200 साल से, फ्रॉम द लास्ट 200 years. आर वी रिस्पॉन्सिबल in this 1.2 degree टेम्परेचर? भाई इसमें तो यूरोप है, इसमें तो आपके पास अमेरिका है, एंड ऑल दोज कंट्रीज दे हैव पार्टिसिपेटेड in the industrialization since the 18th century. यूरोप वॉज द हब ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. पिछले 200 साल से तो उन कंट्रीज़ ने आपकी क्लाइमेट चेंज को एग्जैसरबेट किया है, उसकी इंटेंसिटी को increase किया है. So how come we are responsible for that? Yes, we are, but not to that extent as far as the developed countries are concerned. So in the loss and damage fund, some countries are not asking for the climate change and all that. They are asking to survive it. They are asking to survive it, including Pakistan. So what is loss and damage fund? Loss and damage fund is money for the irreversible damage. For example, floods के लिए, for example, cyclones ऊपर हमने देखा, hurricanes, sea level rise, and specifically the poor and the vulnerable fraction of those countries. So COP30 ने कहा कि इसमें हम डायरेक्टली 5 to 20 million dollar पर ईयर एलोकेट करेंगे. क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे पर ईयर. और विद इन 6 months जो है हम इसका जो सबमिशन है उसे इंश्योर करेंगे विद इन 6 months. करंटली अगर फंड की बात की जाए, करंट फंड की बात की जाए, तो दैट इज 756 million. और इस 756 million को देखते हुए हम कहते हैं कि कोई मेजर न्यू प्लेज नहीं किया गया. नीड्स आर मच लार्जर. जो आपकी डिमांड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जिनकी इमिशन लेस देन 1% है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एंड ऐसे कंट्रीज जो कि इस क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव करने पे ज़्यादा फोकस्ड हैं. सो दोज कंट्रीज आर आस्किंग टू सर्वाइव दिस क्लाइमेट चेंज. उनके लिए ये आपने जो 5 to 20 million एनुअली यहाँ पर विद इन 6 months आप इसको इंश्योर करेंगे. हमारी डिमांड, उन तमाम कंट्रीज की डिमांड तो इससे बहुत ज़्यादा है, उनकी नीड तो इससे बहुत ज़्यादा है. सो डेवलपिंग नेशंस आर कॉन्टिन्यूसली फेसिंग फाइनेंशियल बर्डन despite being most affected by the climate impacts. Are you getting this point? Are you getting this point? लिहाजा अगर आप इसे सिंपल वर्ड में इस तरह से समझ लें कि फंड तो यहाँ पर फिक्स किया गया कि 5 to 20 million dollar एनुअली होगा, बट दैट इज़ टू स्मॉल, दैट इज़ टू लो विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स ऑफ दोज कंट्रीज. लिहाजा COP30 ने इस आइडिया ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, ऊपर आपने यहाँ पर बात की थी जस्ट ट्रांजिशन की, याद आया? हमने वर्ड देखा था जस्ट ट्रांजिशन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो क्लाइमेट जस्टिस के आइडिया को स्ट्रेंथन किया, लेकिन COP30 फेल हो गया एडिक्वेट फाइनेंसेस को मोबिलाइज करने के लिए. आई रिपीट, COP30 ने क्लाइमेट जस्टिस के आइडिया को तो स्ट्रेंथन किया इस लॉस एंड डैमेज फंड को एलोकेट करके, बट COP30 फेल हो गया एडिक्वेट फाइनेंसेस को मोबिलाइज करने के लिए, बिकॉज दिस फंड इज टू लो, दिस फंड इज टू स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स, विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. दे आर द मोस्ट अफेक्टेड एंड देयर पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ द कार्बन इमिशन इज टू लो. नेक्स्ट, adaptation
finance and the national plans. My question, before explaining this concept, my question from you: can you stop rain? Can you stop rain? Obviously no. Can you prepare for the rain? Obviously yes. So this is adaptation, right? You cannot stop the rain, but you can prepare for it. So adaptation finance क्या है? adaptation finance का मतलब यहाँ पर ये है कि आप फ्लड के लिए डिफेंस बिल्ड करें, एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर आएँ कि आप फ्लड्स के साथ कॉप कर सकें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ आप आएँ. You know this very thing. Let's say in a very simple way, Pakistan is vulnerable to the floods. Why? अब उसकी different reason है. I have explained in the topic of floods because of our glacial system. हमारी जो हिंदू कश रेंज है, let's say, वो इंडिया की भी है. And we don't have the shared or coordination system of the glacial data. आपके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. इसके रिजल्ट में दोनों कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो रहा. ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, बट पाकिस्तान ज़्यादा हो रहा है बिकॉज अगर आप डायरेक्शन देखें, आपके जो वाटर की डायरेक्शन देखें, वो इंडिया से पाकिस्तान आ रही है, राइट? आई एम नॉट हैविंग एग्जैक्टली द मैप इन फ्रंट ऑफ मी, बट आपको मैप की इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी. आई एक्सपेक्ट दैट. द पॉइंट हियर इज, अब you know this very thing that Pakistan and India are vulnerable towards the floods. What you can do कि at least आपका glacial coordination तो होनी चाहिए, आपका डेटा दोनों कंट्रीज के साथ शेयर होना चाहिए, आपके ग्लेशियल्स का. And we have the huge chunk of the glacials, right? So adaptation is what? Adaptation कि आप with respect to the calamity, with respect to the disaster, हर कंट्री का डिज़ास्टर डिफरेंट है. पाकिस्तान में अगर हीट वेव्स हैं, नॉट नेसेसरली कि हीट वेव्स का ही या फिर नॉट नेसेसरली फ्लड्स ही अमेरिका में भी आएँ, वहाँ पे वाइल्ड फायर उनको अफेक्ट कर सकती है. सो एवरी कंट्री विद रिस्पेक्ट टू देयर नीड्स एंड डिमांड्स, दे नीड टू अडेप्ट टूवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, देयर the very strategies. For example, flood defense strategies. For example, heat resistant cities. कि आप ऐसे heat resistant cities का क्या कॉन्सेप्ट है? आप ऐसी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करें सॉरी आप ऐसा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करें जिसके रिजल्ट में आपके जो घर हैं वो हीटअप ना हो, आपकी फैक्ट्रीज, आपके स्कूल्स वो हीटअप ना हो. अगर जापान की बात की जाए, लेट्स से, तो जापान इज़ vulnerable to the earthquake, so they have shifted towards plastic homes. ऐसा वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में जो कि प्लास्टिक है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है. सो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया कॉप में कि अडेप्टेशन फाइनेंस को ट्रिपल कर दिया जाए 2035 तक. लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2035, राइट नाउ इट इज़ 2026, 2035 इज़ अ आई वुड से टू लॉन्ग, वेरी लेट टाइमलाइन, टू लेट. इसके रिजल्ट तब तक तो आपके जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे, और हो सकता है आप तब तक जो 1.5 के थ्रेश होल्ड को भी क्रॉस कर जाएं. अगर आपने इस थ्रेश होल्ड को डिग्री को क्रॉस कर दिया, it would be really disastrous for the planet Earth. Not only Pakistan, not only specific continent, but the planet Earth. And the thing is कि आपके पास नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने फंड एलोकेट करने की बात की. जो आप फंड एलोकेट कर रहे हैं $5 to $20 million पर ईयर, और करंटली 756 million है, हमने डिस्कस किया ऊपर. इज़ इट बाइंडिंग? इज़ इट लीगली बाइंडिंग? माई क्वेश्चन फ्रॉम यू. कहीं पे आपने हमने ये देखा कि इज़ इट लीगली बाइंडिंग? सो देर इज़ नो बाइंडिंग कमिटमेंट, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 2035. लाइक सीरियसली, अडेप्टेशन फाइनेंस आप कह रहे हैं कि आपको ट्रिपल करना होगा 2035 तक, बट दैट वुड बी टू लेट. एंड द अदर थिंग, दिस इज नॉट बाइंडिंग.
So it is like, in simple words, it is like, a kind of a promising medicine when the patient, let's say, is no more, when the patient has died. तो 2035 तक तो probably आप 1.5 को भी क्रॉस कर जाएंगे, उस थ्रेश होल्ड को. उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि आपको अपनी फाइनेंस को ट्रिपल तब तक करना है और आपने उसके प्रॉपर रोड मैप भी नहीं बनाया, तब तक तो इट वुड नॉट बी रियली फ्रूटफुल. अडेप्टेशन, अगर आप नीड को देखें, करंट अडेप्टेशन फाइनेंसिस को अगर आप देखते हैं, इज लेस देन 1/10 ऑफ एक्चुअल नीड्स. तो ये आपके पास यूनेप जो गैप रिपोर्ट है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, वो बता रही है हमें, जबकि आपकी अडेप्टेशन नीड्स 10 गुना ज़्यादा हैं करंट फाइनेंसिस से. आपने फाइनेंस एलोकेट किया 5 से 20 मिलियन, और अडेप्टेशन, लेट्स से अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, अब आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म सेट करने के लिए, और फिर उसके लिए जो आपको टेक्निक्स, आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको जो टेक्नोक्रेट्स चाहिए, एंड द होल सिस्टम यू हैव टू डेवलप. एंड ऑल दोज एरियाज जो कि फ्लड वल्नरेबल हैं, हाउ यू आर गोइंग टू रीबिल्ड दोज एरियाज एंड एवरीथिंग. सो जो फाइनेंसेस यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप ट्रिपल करेंगे 2035 तक, करंटली भी ये 5 to 20 मिलियन है, ये 10 गुना कम है. आपको 10 गुना ज़्यादा चाहिए. अडेप्टेशन नीड्स are 10 times higher than the current finances, and even the current finances are what? They are non-binding. Legally binding है? Answer is no. So आपके पास predictability, accessibility, और जो आपके पास स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, दैट इज टू लो, दैट इज टू स्मॉल. उसके अलावा जो लो डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट, उनके लिए ये बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, जबकि आपकी नीड्स 10 गुना ज़्यादा हैं. आई होप यू गेट इट. तो अभी तक हमने क्या देखा? वी हैव डिस्कस 3 points. One is the global Moती Rao. Global Moती Rao is obviously a political glue, Then we discussed कि आप स्टेप बाय स्टेप समझें. पहले आप सब आए, हमने कहा था कि क्लासरूम में आप सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने अपने मसलों पे बात करें. आपने कहा चलो आके बैठो तो सही. ओके. देन हमने कहा कि हम क्या करते हैं, कुछ फंड जो है वो एलोकेट करते हैं. इस फंड ने क्लाइमेट जस्टिस के आइडिया को तो स्ट्रेंथन किया, लेकिन एडिक्वेट फाइनेंसिस को मोबिलाइज करने में फेल हो गया. क्यों? जब आप अडेप्टेशन की बात करते हैं, सो अडेप्ट करने के लिए जो आपकी नीड्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा हैं. लिहाजा ये जो फंड थे ये बहुत थोड़े हैं उस अडेप्टेशन के लिए. इट इज़ लाइक अ प्रॉमिसिंग मेडिसिन, बट दैट मेडिसिन इज़ नॉट जैसे कहते हैं ना, दवाई वक्त पर नहीं देना, तो ये वक्त पर ना देने वाली दवाई है. फोर्थ नहीं, बल्कि हमने देखा कि आपके पास अडेप्टेशन फाइनेंस हमें ट्रिपल करना चाहिए, नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स अलॉन्ग विद अ ग्लोबल गोल ऑन द अडेप्टेशन. अगर आप बात करते हैं नैप्स की, सो नैप्स आर ईच कंट्रीज पर्सनल क्लाइमेट सर्वाइवल प्लान. पाकिस्तान का डिफरेंट होगा, वी नो दिस वेरी थिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इसी तरह से सोमालिया का डिफरेंट होगा, अफ़गानिस्तान का डिफरेंट होगा. सो यहाँ पर COP30 में इनकरेज किया गया कि आप जो अपने अपने इशू हैं, जैसे पाकिस्तान, अभी हम देखेंगे पाकिस्तान का, आपने पाकिस्तान में बैठ के इम्तहान देने, अगर इंडिया में देना होता, अगर आप लेट से UPSC के एस्पिरेंट होते तो आप वहाँ का देखते, राइट. लिहाजा यहाँ पर हमने देखा कि जो पाकिस्तान है, लेट से यहाँ पे हीट वेव्स हैं, फ्लड्स हैं. मालदीव में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे सी लेवल राइज का इशू है, राइट. इसी तरह अफ्रीका में आप देखें तो वहाँ पे ड्रॉट्स ऊपर भी हमने डिस्कस किया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपने इनकरेज तो किया कि जो नेशनल एक्शन, जो नेशनल अडेप्टेशन प्लान है हर कंट्री को वो बनाना चाहिए. पाकिस्तान अपना बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लड्स एंड हीट वेव्स. आप इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएंगे, लेट्स से टेक्नोक्रेट्स और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे,
और ग्रीन एनर्जी की तरफ आप मूव करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स की तरफ मूव करेंगे, हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन इशू क्या था इसमें भी, इशू क्या था जी इसमें भी, कंट्रीज़ को इनकरेज तो किया गया कि आप अपना अपना नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाएं विद रिस्पेक्ट टू योर नेशनल नीड, योर डोमेस्टिक नीड्स, बट लिमिटेड गाइडेंस है स्केलिंग सपोर्ट की। अब लेट से इंडिया और पाकिस्तान की जो कोऑर्डिनेशन है ग्लेशियल डाटा की, उसके लिए क्या आपकी प्रॉपर सपोर्ट है? आप उतने फाइनेंसेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? नो। सो नो स्ट्रॉन्ग फंडिंग रोड मैप, नो स्ट्रॉन्ग फंडिंग रोड मैप इज देयर। वीक इंटीग्रेशन है विद बायोडाइवर्सिटी और पुअर रिस्क जो है वो आपकी मैनेजमेंट और मेन स्ट्रीमिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल, अब हम ना यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो आपका COP30 है इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और फिर हम लूप होल्स को उसी के अंदर देखते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई रिपीट, लेट से there कैन बी 2 ways टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आई प्रेफर दिस वन क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू ग्लोबल मोतीराव आपने डिस्कस किया, नंबर 1। सेकेंड आपने डिस्कस किया लॉस एंड डैमेज फंड। थर्ड आपने डिस्कस किया कि जो COP30 है इसमें अडेप्टेशन फाइनेंस और नेशनल प्लान्स को डिस्कस किया गया। कौन कौन से प्लान्स, फॉर एग्जांपल इसमें इनकरेज किया गया कि हर कंट्री अपना NAP यानी कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाए और ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन को भी डिस्कस किया गया। और फिर आप क्या करें, इसी तरह से बाद में जाके हर पॉइंट के जो लूप होल्स हैं, जो वीक एरियाज हैं, उसको सेपरेटली डिस्कस भी कर सकते हैं। दैट कैन बी अनदर मैटर। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल मोतीराव का हमने देखा था कि सिग्निफिकेंस क्या है और यहाँ पे लूप होल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लूप होल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लूप होल क्या है। तो आप सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट कैन बी अदर मेथड जिसमें आप एक सेपरेट हेडर बनाएंगे कि व्हाट आर द वीक एरियाज और व्हाट आर द लूप होल्स इन द COP30। ऐसे भी किया जा सकता है सवाल अटेम्प्ट, बट दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर, लिहाजा दैट इज़ टोटली योर चॉइस, राइट। सो हमने देखा अडेप्टेशन और फाइनेंस नेशनल प्लान्स में जो हमने चैलेंजेस देखे। उसके बाद हमने देखा नेशनल अडेप्टेशन प्लान जो है, चैलेंज में हमने क्या देखा कि हमारी जो नीड है वो 10 गुना ज़्यादा है जबकि जो फंड है वो 10 गुना कम है। फिर हमने देखा हर कंट्री को ये तो इनकरेज किया जा रहा है कि आप नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाएं, लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है और जब आपकी उसके साथ साथ क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, तब आपको वो प्रॉपर मेन स्ट्रीमिंग और सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करी जा रही होती। फिर आपने देखा ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन GGA, व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। सो ये क्या है कि मिटिगेशन हैज़ नंबर्स बट जो इमिशन होती है वो टारगेट्स में है। अडेप्टेशन हैड नो मेजरिंग स्केल। कैसे कि भाई आपके पास 60 कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, ये जो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन था इसमें ग्लोबल गोल में आपने कुछ फॉर एग्जांपल जो चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी। लेट से मेन मुद्दा आपके पास यही रहेगा कि आपने किस तरह से क्लाइमेट चेंज में आपने जो टेम्परेचर है इसको 1.5 के थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचने देना, लेट से। उसके बाद आपने जो फॉसल फ्यूल्स है इसको फेज आउट कैसे करना है, कार्बन टैक्स जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, राइट। सो इसको 60 जो इसके इंडिकेटर्स थे अडॉप्ट किए गए। लास्ट मिनट पे क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, ये जो इंडिकेटर्स आपने डिसाइड किए वो वीक हो गए। हम इसी का लूप होल देख रहे हैं और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन GGA एग्जिस्ट तो करता है बट इट्स टीथ आर ब्लंट। टूथलेस टाइगर नहीं आप कॉन्सेप्ट पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई आपके पास इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपका प्रेसिडेंट है एक्ट लाइक अ टूथलेस टाइगर। सो यहाँ पे ग्लोबल गोल एग्जिस्ट करता है। प्रेसिडेंट हर बिल पे जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होंगे आपके पास वो लॉ नहीं बनेगा, बट टूथलेस टाइगर है। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन प्लान एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन लास्ट मिनट पे ये जो 60 जो इसके इंडिकेटर्स आपने अडॉप्ट किए, आपने कहा कि 1 2 3 4 6 5 दिस 60 ये इंडिकेटर्स हैं। ये जो आपके 194 कंट्रीज़ हैं इनको ये इंडिकेटर्स अडॉप्ट करने हैं।
मसलन हर कंट्री जो है उसको फॉसल फ्यूल्स की फेज आउट की तरफ जाना है. क्या है फॉसल फ्यूल की फेज आउट? वी आर गोइंग टू डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी फेज आउट का प्लान क्या होगा, डेवलप कंट्रीज की फेज आउट का प्लान क्या होगा. इंडिकेटर्स तो आपने डिस्कस कर लिए इस तरह के 60, लेकिन लास्ट मिनट पे ये इंडिकेटर्स हमें वीक नजर आए. क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है. क्योंकि यहाँ पर इस COP30 में, अब तक के कॉप्स में जो भी चीज़ें डिस्कस होती आ रही हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग. क्या लीगली बाइंडिंग हैं आप? क्या आप लीगली बाइंडिंग हैं? यू नो, लेट्स से इन सिंपल वर्ड्स, क्या आप फंड्स जो आपने एलोकेट किए हैं उसके लिए क्या आप लीगली बाइंडिंग हैं? आंसर इज नो. क्या आप इसमें जो नेशनल अडेप्टेशन प्लान बना रहे हैं, आप क्या उसको फॉलो अगर नहीं करते तो कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन है लीगल, आप पे कोई मैकेनिज्म इसका अप्लाई होगा? आंसर इज नो. क्या ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन जो आपके 60 इंडिकेटर्स हैं आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इज देयर एनी लीगल बाइंडिंग? नो. सो द फाइनल फ्रेमवर्क जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या था? वीक था. सो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा अडेप्टेशन फाइनेंस नेशनल प्लान भी डिस्कस हुआ, GGA ग्लोबल गोल अडेप्टेशन भी डिस्कस हुआ, बट दे आर वीक. Very important, very important, and the concept itself is very important. Fossil fuel phase out and energy transition. No negotiations, no negotiated fossil fuel roadmap at COP30. इस बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि क्लाइमेट चेंज सॉल्व हो ही नहीं सकता विदाउट रिड्यूसिंग द फॉसल फ्यूल्स. क्लाइमेट चेंज cannot be solved without the reduction of the fossil fuels. There needs to be a clear roadmap of the fossil fuel, but there is no roadmap. क्यों? ये इस बात को समझें. Itself it is a whole concept, and ये एक complete concept है. इसको ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं. लेट मी ऐड अ पेज हियर. यस, फॉसल फ्यूल्स फेज आउट. सो ओके, फॉसल फ्यूल्स की फेज आउट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि आपके पास जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, इसमें आपने एक कमिटमेंट की थी कि जो ग्लोबल आपका टेम्परेचर है, जो आपका गोल होगा वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर 1.5 क्रॉस हो गया तो रिजल्टेंटली एक्सट्रीम हीट वेव्स होंगी, रिजल्टेंटली डिज़ास्ट्रस फ्लड्स हमें देखने को मिलेंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, ड्रॉट्स हमें देखने को मिलेंगे. लिहाजा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस थ्रेश होल्ड को क्रॉस ना करें. सो वाई द फॉसल फ्यूल्स फेज आउट इज़ लिंक्ड विद दैट. अब देखें कि जो कोल है, फ्यूल में, अगर हम फ्यूल में भी बात करते हैं तो आपके पास क्या क्या आता है फ्यूल में जी? आप लोग बताएंगे मुझे. आपके पास ऑयल है, आपके पास गैस है, आपके पास कोल है. हमने एनर्जी क्राइसिस के टॉपिक में भी देखा दुनिया में बिजली बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं. पाकिस्तान सबसे एक्सपेंसिव तरीका यूज़ कर रहा है, सबसे एक्सपेंसिव फ्यूल यूज़ कर रहा है. ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हम ऑयल जो है, लेट से ऑयल से, कोल से बिजली बना रहे हैं. द पॉइंट हियर इज़, ये जो फ्यूल है ये आपकी बिजली बनाने में यूज़ हो रहा है. लेट से इस फ्यूल में भी सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है आपके पास? सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट फ्यूल कौन है? कोल. जैसे जैसे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि जो फ्यूल है इसमें कोल आउटडेटेड होता जा रहा है. लिहाजा 1 टन ऑफ कोल कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन एज कंपेयर टू ऑयल एंड गैस ज़्यादा करता है. आई रिपीट, 1 टन ऑफ कोल emits
more carbon dioxide than the oil and gas in the environment. अब आपका सवाल ये होगा कि what is the link of carbon dioxide? Carbon dioxide gas is a heat trapping gas. साइंस में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ हीट ट्रैपिंग गैस है, एंड इन द ग्रीन हाउस गैसेस में ये जो गैस है सबसे ज़्यादा हीट को ट्रैप करती है. क्या हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कोल आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इन्वायरमेंट में. रिजल्टेंटली टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. रिजल्टेंटली 1.5 के थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस कर जाएंगे. लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि फॉसल फ्यूल्स की क्या की जाए, फेज़ आउट किया जाए. फेज़ आउट का क्या मतलब है? फेज़ आउट का मतलब ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इन जो फॉसल फ्यूल्स है इसको यूज़ करना बंद कर दें. मसला क्या आ रहा है, गौर से सुनिएगा. अगर आपने ऑब्वियसली करंट अफेयर को आपने डिटेल से पढ़ा हुआ होगा, रशिया यूक्रेन की वॉर आपने डिस्कस करी है. आपने अभी लेट से ट्रंप और वेनेजुला का जो क्लैश हुआ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अबाउट द ऑयल, बट डिफरेंट एनालिस्ट उसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ ऑयल एज वेल. रशिया को अगर आप देख लें, रशिया यूक्रेन की वॉर को आप देख लें, रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. मेरा सवाल है, अगर हम फॉसल फ्यूल्स की फेज आउट कर दें, ये बड़े जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑयल एंड गैस के, इनकी तो इकोनॉमीज कोलैप्स नहीं हो जाएंगी? लेट मी नो, क्या इनकी रशिया यूक्रेन वॉर में, अब आपके पास अगर मैप नहीं है प्लीज़ ओपन दैट, इस साइड पे लेट से आपका ये रशिया है, तो यूरोप ने एक हमने इसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी डिटेल से डिस्कस किया. टिल 2030 यूरोप ने ये प्लान बनाया है, और EU का ये प्लान है, यूरोपियन यूनियन का, कि हम टिल 2030 रशिया से जो ऑयल ख़रीद रहे हैं, जो इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसको हम कंप्लीटली अपनी जो रिलायंस है वो रशियन ऑयल पे बंद कर देंगे. 70% तक इन्होंने बंद कर दिए करंटली. बाकी जो 30% है इसको अगले आपके पास 2030 तक हम इसको कंप्लीट क्लोज कर देंगे. तो फिर रशिया ने क्या किया? रशिया क्या करे? रशिया की तो इकोनॉमी इस पर रन करती है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दी ऑयल. तो फिर वो अपनी इकोनॉमी को बंद करके तो नहीं बैठेगा. रशिया रीडायरेक्टेड इट्स ऑयल एंड गैस सप्लाई टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स इंडिया. जब इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करवाया तो ट्रंप ने उन पर टैरिफ्स लगा दिए. वी नो दिस थिंग वेरी वेल. द पॉइंट हियर इज, फॉसल फ्यूल की फेज आउट तो हम डिस्कस कर रहे हैं. क्या हमने देखा कि भाई इस COP30 में कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है फॉसल फ्यूल्स की फेज़ आउट की. और अगर फॉसल फ्यूल्स की फेज़ आउट की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड. और इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू मोर एंड मोर अपनी इकोनॉमीज़ को तो एक्सपैंड करते जा रहे हैं, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द इशू ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. आपकी जो एग्जिस्टेंस है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग, उसको ये क्लाइमेट चेंज थ्रेट कर रहा है. नाउ हमने जो स्टार्ट में देखा था कि एग्जामिनर इस पे भी आपका ऐसे पूछ सकता है. आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट. सो द मोर एंड मोर यू आर यूजिंग द फ्यूल्स, उस फ्यूल में ये सारे फ्यूल्स जो हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. बट उस इंटेंसिटी में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? कोल. ऑयल एंड गैस भी कर रहा है, बट कोल सबसे ज़्यादा कर रहा है.
So the point is, the more and more you are using the fuels, the fossil fuels, the more and more carbon dioxide, in the environment, the more heat trapping gas in the environment, and you are going to cross the 1.5 threshold, and resultantly, the very issue of existential crisis, we are heading towards the very issue of existential crisis. But क्या इसमें, अगर रशिया, लेट्स हम रशिया की बात करें, हम यूरोप की बात करें, हम चाइना की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान बेचारा जो कि लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूटर है फॉसल फ्यूल्स और कार्बन इमिशन में, लेकिन 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है इन द वर्ल्ड, उसका क्या? What about those countries? It means that those developing countries are affected the most, but they are the contributor of the least. They are the least contributor, but the most affected countries, right? So, phase out, fossil fuel phase out. I hope you guys are having the enough idea what exactly, is the fossil fuel phase. आज ये जो कंट्रीज़ हैं, लेट्स से, जो कि फॉसल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग और जिनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो ऑयल और कोल पे रन कर रही हैं, ये बंद कर देंगे तो इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट अबाउट देयर इकोनॉमीज़? दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी. अब ग्रीन एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, उस पर ट्रांजिशन होना, सो आप उस पर तो ट्रांजिशन नहीं कर रहे, रिजल्टेंटली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं. And there is no proper planning of the fossil fuels phase out. And the thing is कि इस COP30 में जो आपने ये तो डिस्कस किया अडेप्टेशन क्या होगी, आपने ये तो डिस्कस किया, लेट्स से ग्लोबल मोतीराव में आपने एक जो पॉलिटिकल ग्लू, पॉलिटिकल बाइंडिंग करके सबको सॉलिडारिटी तो शो कर दी, फंडिंग तो एलोकेट कर दी, बट वो फंडिंग हमने देखा वो तो 10 गुना कम है. इट इज़ टू लेट. आपने नेशनल अडेप्टेशन प्लान बना दिया, आपने GGA बना दिया, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, व्हाट अबाउट दैट? देन द COP30 हैज फेल्ड. इट मीन्स दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉसल फ्यूल फेज आउट, द क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर, व्हेन विल कोल पावर एंड? कब होगी? ये कौन डिसाइड करेगा? कोई इसके लिए प्लान है? नो. डू वी हैव एनी प्लान? नो. लाइक डू वी हैव एनी एग्जीक्यूशन? इज इट बाइंडिंग? नो. अच्छा, द अदर थिंग, व्हेन विल ऑयल एंड गैस बी रिड्यूस्ड? क्या इसके लिए कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन है? नो. सो don't you really think that this is a vague language in the vague promises, in these COPs? Because of this very fact that coal is a very heavy polluter, and to stay under the 1.5 degree, we need to stop using it first. This is very understood. But what about the countries जिनकी इकोनॉमी इस पे चल रही हैं, उनको तो सबसे पहले करना चाहिए ना. लेट्स से डेवलप्ड कंट्रीज को ये फेज आउट पहले करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई थी तब से आपका टेम्परेचर राइज स्टार्ट हुआ था, तब से आपने टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो इन्वायरमेंट में इसकी कंट्रीब्यूशन को इन्हांस किया, इसकी इंटेंसिटी को इन्हांस किया, एंड रिजल्टेंटली बिकॉज इट इज़ अ हीट ट्रैपिंग गैस, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, रिजल्टेंटली आपका टेम्परेचर राइज हुआ है, और उस टेम्परेचर राइज के जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिला है. और अगर आपको वो देखने को मिला है तो रिजल्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूटर कौन हुआ? इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया? द हब ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द यूरोप एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज. बट इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? डेवलपिंग नेशंस पे. अभी पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, राइट? सो कैन वी से दैट at COP30 the agreement avoided saying when to stop coal?
आप फेज आउट ट्रांजिशन की तो बात कर रहे हैं कि फॉसल फ्यूल्स की फेज आउट होनी चाहिए, बट व्हेन, कौन करेगा? आप ये तो बता नहीं रहे हैं कि पहले तो किसको करना चाहिए, पहले डेवलपिंग कंट्रीज को करना चाहिए भाई. डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू फेज आउट द फॉसल फ्यूल्स फर्स्ट एंड देन, सॉरी, डेवलप्ड कंट्रीज, स्लिप ऑफ द टंग. पहले आपको किसको करना चाहिए? डेवलप्ड कंट्रीज को करना चाहिए इसकी फेज आउट, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर गुड 200 years इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. They are responsible for raising the temperature. They are responsible for carbon dioxide. They are responsible for that intensity. They are responsible. क्योंकि उन्होंने किया था भाई, उनको पहले करना चाहिए. There needs to be a proper roadmap. There needs to be a proper planning, and then the execution. But there is no execution. So can we say COP30 agreement avoided saying when to stop coal, oil, and gas? Yes, we can say, right? So I hope you guys are having enough clarity regarding the fossil fuels, phase out. So we have discussed इसकी cause क्या है, इसका workout और जो इसकी implications हैं, we have discussed everything here. जो हमारे पास fifth point है उसको ज़रा देख. The fifth header और the fifth point जो कि COP30 में discuss किया गया, again the plan is something else, execution is something else, and till now we have discussed there are only plans and plans, right? So वो जो plan है हम उसके अंदर ही फिर उसका लूप होल डिस्कस कर रहे हैं, in a very analytical manner. Forest protection and tropical forest forever facility ये डिस्कस किया गया इस COP30 में. We know this very thing कि फॉरेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, आपके एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को. इट मीन्स अगर आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेशन, राइट, एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. लेट्स से वन ऑफ द फैक्टर्स इज द ओवर पॉपुलेशन. फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इट मीन्स यू आर एक्सेलरेटिंग द क्लाइमेट चेंज. यस, रिजल्टेंटली आप क्या कर रहे हैं, उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को इन्हांस कर रहे हैं, एग्जासरबेट कर रहे हैं. यस, यू आर डूइंग दैट. क्योंकि वो जो फॉसल फ्यूल्स में अभी हमने पूरी स्टोरी डिस्कस करी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो रही है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. बट द पॉइंट इज if there are more forest, they can absorb the carbon, and we can at least stop towards that threshold 1.5 degree. लिहाजा 6 नवंबर 2025 में ब्राज़ील में जो आपके पास ये लॉन्च किया गया TFF, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, के हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, जो कंट्रीज़ हैं उनको पे करेंगे कि वो फॉरेस्ट को अलाइव रखें. ब्राज़ील ने इसमें जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है, जो मीटिंग कंडक्ट हुई है, उसने इटसेल्फ 1 बिलियन इन्वेस्ट किया. लेकिन इशू क्या था? अगेन हमने हर हेडर में हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. दिस वाज द फिफ्थ इनिशिएटिव. एंड व्हाट इज द लूप होल दैट वी स्टार्टेड initially talking about, like, are they just unfulfilled promises, or we are heading towards the execution of those initiatives, the execution of those plans. So we are seeing the loophole in this very TFFF, forest protection tropical forest forever facility. What is the challenge? जो मेजर कंट्रीज हैं, चाइना ने तो यूनेस्को ज्वाइन ही नहीं किया. द अदर थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कमिटमेंट पे, अडेप्टेशन पे जो सक्सेस है वो डेवलप नहीं कर रही होती जब तक वो बाइंडिंग नहीं होती है, राइट. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड सस्टेनेबल लैंड यूज अडॉप्टेशन बाय फॉरेस्ट रिच डेवलपिंग नेशंस. चूँकि यूनिवर्सल नहीं है, हर कंट्री का नहीं है. आपने फॉर एग्जांपल चाइना ने आराम से इसको जो है वो क्विट कर दिया, इस पूरे प्लान को, जो कि 6 नवंबर को आपने इसकी एक पूरी मीटिंग डिस्कस करी है कि किस तरह से आपने जो लॉन्ग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व रखना है. ब्राज़ील ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो TFFF है इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को मॉरली तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसको पॉलिटिकली फाइनेंस नहीं किया गया.
पॉलिटिकली भी ये बाइंडिंग होना चाहिए था ना हर कंट्री पे, बट इट वॉज नॉट फाइनेंस्ड पॉलिटिकली. सो द सिक्स्थ हेडर इज जो हमारे पास 6 इनिशिएटिव लिया गया इस COP30 में, दैट वॉज हेल्थ, जेंडर एंड सोशल इक्विटी. सो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी सिंपल. जो क्लाइमेट चेंज है इज़ नाउ द हेल्थ क्राइसिस, राइट? दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हीट वेव्स आती हैं तो हीट वेव्स के रिजल्ट में आप देखते हैं कि कितनी डेथ्स हो जाती हैं. फ्लड्स के रिजल्ट में अगेन डिजीजेज आ जाती हैं, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, डेथ्स हमें देखने को मिलती हैं. एयर पोल्यूशन लेट से अगर होती है तो आपकी रेस्पिरेटरी जो इलनेस है, डिजीज़ हमें देखने को मिलती है. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेल्म जो हेल्थ एक्शन प्लान है 13 नवंबर को लिया गया, अगेन हेल्थ डे ब्राज़ील में. इसमें क्या डिस्कस हुआ कि हम जो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा. द अदर थिंग इज़ कि हेल्थ इक्विटी की बात की गई, पब्लिक पार्टिसिपेशन की, सोशल पार्टिसिपेशन की इसमें जो है वो बात की गई और उसे हाईलाइट किया गया. द अदर थिंग यहाँ पर डिस्कस किया गया जी इस हेल्थ, जेंडर एंड सोशल इक्विटी की जो आपके पास बेल्म हेल्थ एक्शन प्लान था, हमने देखा 13 नवंबर में, इसमें जेंडर एक्शन प्लान डिस्कस हुआ. यहाँ पर डिस्कस किया गया कि जब भी कोई लेट से क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है उसमें सबसे पहले ख़वातीन आपकी जो हैं वो अफेक्ट होती हैं. कैसे अफेक्ट होती हैं? देखिए आपके जो फॉर एग्जांपल फ्लड पाकिस्तान में आए, आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे, डिफरेंट मीडिया पे देख रहे होंगे कि जो टेंट्स लगा के ख़वातीन बैठी हुई हैं डिफरेंट जगहों पे, सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो वो हो रही हैं. दे आर लाइक द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट, एंड चिल्ड्रन एज वेल, राइट? सो आपने अपडेट किया जेंडर एक्शन प्लान को कि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म होना चाहिए, जो हमने ऊपर देखा था. जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या होता है? जिसमें आप तमाम जो आपकी सारी पॉपुलेशन है इंक्लूसिव एक प्लान बनाए. इंक्लूसिव, व्हाट इज द इंक्लूसिव प्लान? यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी पॉपुलेशन, राइट? सो इंटीग्रेट जेंडर इक्विटी इनटू द नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज. जो ऊपर हमने नेशनल अडेप्टेशन प्लान देखा था, इफ़ यू रिमेंबर. सो उसमें आप जेंडर को भी इंक्लूड करें, चिल्ड्रन को इंक्लूड करें. कैन यू से दैट क्लाइमेट पॉलिसी विदाउट जस्टिस, क्लाइमेट अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं, नो मैटर आपने अपनी नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी बनाई है, नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी बनाई है, लेट से पाकिस्तान नहीं बनाई है, इफ़ दैट पॉलिसी इज दैट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, क्लाइमेट अडेप्टेशन पॉलिसी इज विदाउट जस्टिस एंड दैट पॉलिसी इज नॉट इंक्लूसिव, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सोशल अनरेस्ट, राइट? सो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो आपका बेल्म हेल्थ एक्शन प्लान था 13 नवंबर का, इसमें आपने लेबर राइट्स को डिस्कस किया, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस पीपल को डिस्कस किया, सोशल इंजस्टिस की बात करी. नेक्स्ट देखते हैं जो 7th इनिशिएटिव लिया गया यहाँ पर वो क्लाइमेट, ट्रेड और इकोनॉमिक डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव में लिया गया. सो हम यहाँ पर देखते हैं द थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कार्बन बॉर्डर टैक्सेस, जिसे आप CBAM भी कहते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो आपको इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं. यहाँ पर जो 7th इनिशिएटिव लिया गया, क्लाइमेट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, अगर आपको याद हो तो इस क्लास के स्टार्ट में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था. व्हाट वाज दैट? हमने कहा था कि हम ये देखेंगे किस तरह से क्लाइमेट, किस तरह से जो क्लाइमेट है वो ग्लोबल ट्रेड को अब अफेक्ट कर रहा है. तो आप सोचेंगे क्लाइमेट का ट्रेड से क्या ताल्लुक है, राइट? लाइक व्हाट इज द लिंक बिटवीन द ग्लोबल ट्रेड एंड द क्लाइमेट चेंज. एंड यहाँ पर हम CBAM, CBDR का कॉन्सेप्ट देखते हैं ताकि आपको चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो यूनिलेटरल क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड मेयर्स, UTMs जो हैं यहाँ पर डिसाइड हुए, जिसमें कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात की गई, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. और हम देखेंगे कि इशू क्या आया, डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या मुद्दा है यहाँ पर और डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या मुद्दा है. डेवलप कंट्रीज़ कह रही हैं कि ये क्लाइमेट
का एक एम्बिशन है, टूल है क्लाइमेट एम्बिशन का। डेवलपिंग कंट्रीज, लेट से पाकिस्तान, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रोटेक्शनिस्ट, वायलेटिंग CBDR, यानी कि जो आपके पास कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको आप वायलेट कर रहे हैं। COP30 के आउटकम में हमने देखा है कि स्ट्रक्चर डायलॉग्स हैं, आपने प्लानिंग की है इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की 26 से 28 तक, और इसमें हाईलाइट किया गया है, इस COP30 में हाईलाइट किया गया है क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल ट्रेड की जो आप कह सकते हैं कि बायस्ड पॉलिसीज़ हैं, उसको किस तरह से केयरफुल डिप्लोमेसी के थ्रू आपको डील करना चाहिए है। सो हम देखते हैं जी, आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDR and the concept of CBAM, so that you can have the better understanding. जी, जिस तरह से हमने फॉसल फ्यूल फेज आउट को देखा था, और आई होप कि वो आपको कॉन्सेप्ट वापस कभी नहीं भूलेगा, इसी तरह से अभी हम देखते हैं आपके पास CBDR के कॉन्सेप्ट को। आप सिंपल वर्ड्स में देखें कि यूरोप ने एक पॉलिसी बनाई है स्पेसिफिकली, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी से कहा जाता है। इट मीन्स दैट टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स जिसमें हाई कार्बन जो है वो यूज़ हुई है। अब आप सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल लेट से, इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, आपने जीन्स एक्सपोर्ट करी कहाँ पर? यूरोप की मार्केट में, यानी कि पाकिस्तान ने जीन्स बना कर यूरोप की मार्केट में एक्सपोर्ट करी हैं। मेरा सवाल है, जो जीन बनाने की जो फैक्ट्री है, वो जो चल रही है, जो मशीनरी है, उसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? इसका जवाब आप लोग देंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्यूल दैट वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग दीज जीन्स? कि कॉटन, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले कॉटन लिया है, उसको प्रोसेस किया है, वो जो मशीनरी है वो किस फ्यूल पर चल रही है? ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टूड, कोल है, ऑयल है, गैस है। It means कि carbon dioxide you are releasing in the environment and you are burning the coal, oil and gas. Again heat trapping gas, again greenhouse gas में the most dangerous gas. वो जो आपने बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, वो जो आपने बॉयलर्स यूज़ किए हैं ट्रक्स और शिप्स के थ्रू आपने इसको यूरोप में भेजा है, लेट से अपनी जीन्स को आपने जो फ्यूल बर्न किया है, तो क्या आपने जो फ्यूल बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं की? नो मैटर 1%, लेस देन 1% आप इमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू आर द डेवलपिंग कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। सो जो आपकी जीन्स हैं, आर दे जस्ट क्लॉथ्स? आई एम आस्किंग, द पीस ऑफ क्लॉथ्स, बट आर नॉट देयर हिडन कार्बन? उस पूरे प्रोसेस में यूज़ हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही वो कार्बन, लेकिन क्या आपने उसको यूज़ नहीं किया? बिल्कुल किया है। सो देयर इज अ एम्बेडेड कार्बन इन दैट जीन, इन सिंपल वर्ड्स, बिकॉज आपने क्लीन एनर्जी नहीं यूज़ की, और पाकिस्तान तो अभी क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। वी आर नॉट वी आर प्लानिंग टूवर्ड्स दैट ट्रांजिशन, बट ऑब्वियसली दैट इज़ टू कॉस्टली, और हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। सो व्हाट इज़ कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स का मतलब ये है, इफ़ यू पोल्यूट द इन्वायरमेंट मोर, यू आर पेइंग मोर। अगर आपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट किया, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, तो आप पे भी क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। लिहाजा गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, दिस इज द आयरनी हेयर। डेवलप कंट्रीज जिसमें हमने देखा कि EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या कर रहा है? इसने कहा हमारे बॉर्डर पे, लेट से यूरोप के बॉर्डर पे आप कुछ भी
लेट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप उसको इंपोर्ट करता है, आपसे लेता है। अगर तो इसमें आपने नो मैटर वो हिडन कार्बन है, आपको हिडन कार्बन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है ना, आपका जो मुल्क है वो ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन नहीं हुआ, हाई कार्बन आपने जो फ्यूल है जो आपने यूज़ किया है, जिसके थ्रू आपने वो प्रोडक्ट बनाया है और फिर हमारे मुल्क ने वो भेजा है, तो हम क्या करेंगे, उस पर क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। व्हाट इज़ टैरिफ? जो इन अ वेरी सिंपल वर्ड, जो आप किसी कंट्री की जो एक्सपोर्ट आती हैं आपके पास, तो आप क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट्स आर पुटिंग अ प्राइस ऑन ईच टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। लेट्स से कि भी अगर आपने ये हिपोथेटिकल नंबर है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है, तो आपको $50 टैक्स पे करना होगा। दिस इज कार्बन प्राइसिंग, दिस इज कार्बन बॉर्डर, कि हमारे बॉर्डर पे जब वो कार्बन वाला प्रोडक्ट आएगा, दिस इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो चूंकि यू आर पोल्यूटिंग मोर, इसलिए यू आर पेइंग मोर, तो वहाँ पे टैरिफ लगाएंगे। लिहाजा यहाँ पे यूरोप क्या कर रहा है, और जो ईयू की डिफरेंट कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं भाई, उन्होंने अपने मुल्क में जो फैक्ट्रीज लगाई हैं उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड द ग्रीन ट्रांजिशन, एंड द ग्रीन ट्रांजिशन इज मोर कॉस्टली। चूंकि वो ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम आपकी मुल्क की प्रोडक्ट क्यों खरीदें भाई, जब हमने अपने मुल्क में लेट से जीन्स बनाई है, वो हमें ज़्यादा कॉस्ट कर रही है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी थी वो तो क्लीन थी। इन सिंपल वर्ड्स, कहानी की तरह से समझे, यूरोप कहता है कि भाई मैंने तो अपने मुल्क की जो फैक्ट्रीज हैं उन पे लगा दिया टैक्स। भाई अगर आपने अब इन्वायरमेंट में लेट से कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट किया बाय एनी मीन्स, तो फिर आप पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। लिहाजा मैंने अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स द ग्रीन, जो आपकी जो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमने इसको शिफ्ट कर दिया। हम तो सोलर लेट से यूज़ कर रहे हैं, हम तो ये कोल को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, विंड से एनर्जी बना रहे हैं। जब आपके मुल्क की जो चीपर प्रोडक्ट है, आपकी मुल्क की चीपर जीन हमारे पास आएगी, लेट से पाकिस्तान से एक चीपर जीन जाती है वहाँ पर, तो हम क्यों भी आपकी जीन्स खरीदें, जबकि हमने महंगी बनाई है क्लीन एनर्जी यूज़ करके, आपने सस्ती बना ली है डर्टी एनर्जी यूज़ करके। लिहाजा आप क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। नाउ दिस इज वर्किंग फ्रॉम द 2026 द ईयू एडजस्टमेंट, ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज वर्किंग फ्रॉम द 2026। अब जो है हमारे बॉर्डर पे आप एक्सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को जिसके थ्रू आपने इन्वायरमेंट में कार्बन इमिशन ज़्यादा करी है, तो आप टैक्स पे करेंगे। अब यहाँ पे मसला क्या है, जो ऊपर हमने देखा डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्रीज़, मसला ये आ रहा है कि भाई ठीक है, यूरोप तो कह रहा है कि हम क्यों लॉस पे करें, आपकी चीपर जीन्स जो कि आपकी डर्टी एनर्जी से बनी है, हमारी एक्सपेंसिव जीन जो कि हमारी क्लीन एनर्जी से बनी है, तो हम वो क्यों ना लें भाई। मसला अब यहाँ पर ये आ रहा है कि यूरोप कह रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेट से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, दैट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हमारे मुल्क के बॉर्डर पे अगर आप लेकर आए भाई, तो फिर हम आपको बताएंगे आप ज़्यादा टैरिफ पे करें, फिर बाकी भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी किधर जाएंगी। अच्छा चलें, हम कहते हैं कि भाई हम पे करें, पाकिस्तान कहता है उस जीन्स के चलें हम आपको कार्बन टैक्स पे करते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है, ठीक है, हम भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारा आपसे एक सवाल है। यूरोप कहता है क्या सवाल है भाई बताओ। हम कहते हैं ये तो जो इंटरनेशनल लॉ है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यूरोप कहते हैं वो कैसे। हम कहते हैं 200 साल तक हम यूरोप से पूछते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, तो यूरोप कहता है भाई हमारे से स्टार्ट हुई। फिर हम पूछते हैं कि भाई फॉर द गुड 200 ईयर्स किसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा उठाया, यूरोप ने उठाया। किसने कार्बन डाइऑक्साइड में अब तक, हमें तो अभी 200 साल भी नहीं हुए, लेट से पाकिस्तान की बात करते हैं, 79th एनिवर्सरी थी हमारी। तो द पॉइंट इज़ कि रिसेंट वाली हमें तो 200 साल तक, हम अब क्या 100 साल तक नहीं पहुँचे हैं,
तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम पूछते हैं भी किसने पार्टिसिपेट किया, यूरोप ने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। तो भाई साहब हम जो टैक्स है वो हम तो अब पे, लाइक ठीक है हमें टैक्स पे करना चाहिए, व्हाट अबाउट दीज 200 ईयर्स, व्हाट अबाउट दीज 200 ईयर्स। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप कंट्रीज़ कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब एक नया मसला जो इसी में हमें देखने को मिल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्लाइमेट की प्रोटेक्शन है, इसलिए हमने लगाया है जी आप पे टैक्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रहे हैं भाई साहब पहले खुद तो जो फॉसिल फ्यूल्स की जो इमिशन है उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करो, फिर हमारे पे आना। 200 साल तक तो तुमने इन्वायरमेंट को ख़राब किया। So, common but differentiated responsibilities. Everyone must fight the climate change, but not everyone has the same responsibility. Everyone should not have the same responsibility because everyone has not contributed towards, this 200 years. And this much, the global climate change and the greenhouse gas and the carbon dioxide gas. चूंकि रिच कंट्रीज पोल्यूटेड फास्ट, पुअर कंट्रीज ने ऑब्वियसली वो कर रहे हैं पोल्यूट, बट द कंट्रीब्यूशन इज टू लेस, इज टू लो। सो पुअर कंट्रीज नीड स्पेस टू ग्रो। लिहाजा जो डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान कहते हैं भाई आप जो हम पे कार्बन टैक्सिंग लगा रहे हैं, इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्शनिस्ट मैयर। आप ऑब्वियसली ट्रेड में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था प्रोटेक्शनिस्ट मैयर क्या होती है, कि आप अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने पे फोकस कर रहे हैं और बाहर से जो भी प्रोडक्ट आती है लेट से आप उसको अपने मुल्क में उस पर टैरिफ इतना ज़्यादा लगा देते हैं जिसकी वजह से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके मुल्क में ग्रो ही नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ दैट टैरिफ पॉलिसी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। कार्बन टैक्स आर ट्रेड टूल्स। हम ये देख रहे हैं कि जो कार्बन टैक्सिंग है नाउ दिस इज लाइक अ ट्रेड टूल अगेन, एंड दे आर दे अफेक्ट द क्लाइमेट जस्टिस। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, and they punish this carbon tax is punishing the exporter of specifically of the developing countries. It means that can we say this trade climate conflict is a very real conflict, is a very real conflict. Now you are digging into the detail how the climate is affecting the global trade and it is linked with the global trade, right? So COP30 में हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि let's talk about the carbon tax issue. कार्बन टैक्स इशू को हम फिक्स तो नहीं कर सकते, COP30 ने कहा, बट एटलीस्ट लेट्स कम एंड लेट्स टॉक। कैसे? उन्होंने कहा कि हम इसका स्ट्रक्चर्ड डायग्नोसिस करेंगे इस कार्बन टैक्स का 26 और 28 में, स्ट्रक्चर्ड इसके लिए डायलॉग, और जो स्ट्रक्चर्ड जो है वो इसका डायग्नोसिस होगा। दिस इज हाउ इट स्ट्रक्चर्ड डायलॉग प्लानिंग 26 to 28। कैन वी से दैट वी आर एंटरिंग द डेंजरस, I would say, territory? And we are seeing how the trade wars, the very global economy and the developed countries, जो north south की जो debate है इसमें, we are heading toward the trade wars, and the trade wars are destroying the climate cooperation. So COP30 ने कहा let's not decide the trade wars, destroy the climate cooperation. We will dig into that 26 to 28 में. I hope this is clear. Next हम देखते हैं कि 8th initiative and the last initiative in the COP30, that was key political agreements और initiatives जो further जो हमने डिस्कस किए हैं उनके अलावा क्या क्या थे। तो हमने पॉलिटिकल बेल्म एग्रीमेंट जो है ऊपर भी हमने देखा, ये यहाँ पर डिस्कस हुआ, और इसमें एक प्रॉपर एम को ड्राफ्ट किया गया फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। कौन कौन से? पॉलिटिक्स, एथिक्स, पॉवर्टी, हंगर और एक्शन टूल्स, कि हमने उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगेन हमने देखा कि इसने फॉसल फ्यूल का जो रोड मैप है इसे इग्नोर किया। रोड मैप क्या? फॉसल
फ्यूल के फेज आउट की तो बात करी, बट ये यहाँ पे किसी भी तरह से हमें डिसाइड होता हुआ नज़र नहीं आया कि कब कौन सा कंट्री कोल को कम्प्लीटली इरेडिकेट करेगा, कितना टाइम लगेगा, और पहले डेवलप कंट्रीज़ को ही करना चाहिए, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइम लाइन इट हैज़ नॉट डिसाइडेड एंड इट इज़ नॉट बाइंडिंग। और जो स्मॉल आइलैंड्स और यूरोप है, इन्होंने तो इसको टोटली रिजेक्ट किया, सो हम ये देखते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये बेल्म पॉलिटिकल एग्रीमेंट ऊपर भी हमने देखा, ये क्या था, ये कोई टेक्निकल क्लाइमेट प्लान नहीं था, पॉलिटिकल बैलेंसिंग डॉक्यूमेंट था, पॉलिटिकल बार्गेनिंग डॉक्यूमेंट था, दैट्स इट। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास जो ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक है, यहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से कि क्लाइमेट चेंज में जो आप बार बार ये एक चीज़ डिस्कस करें कि पेरिस क्लाइमेट में हमने लेट्स से 2015 में ये डिस्कस किया कि 1.5 का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक और टेक्निकल कि भाई 1.5 का थ्रेशोल्ड डिग्री सेंटीग्रेड का थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो, इट इज़ ऑल्सो मोरल फेलियर। तो मॉरल फेलियर कैसे है? क्योंकि जो आप फॉसल फ्यूल्स की फेज आउट की बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर रोड मैप क्या है? देयर इज़ नो रोड मैप। कार्बन टैक्स तो आप लगा रहे हैं, बट उस कार्बन टैक्स में जो 200 ईयर्स तक किसका रोल रहा? सो इट इज़ अ मोरल एंड एथिकल इशू एज वेल। और जो है आपके पास जो हेल्थ, पॉवर्टी और पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन है, इसको 43 कंट्रीज़ और यूरोप जो EU है, सॉरी यूरोपियन यूनियन, इसने साइन किया, जिसमें हमने कहा कि हमारा जो COP30 ने बोला कि भाई जो यहाँ पे 194 कंट्रीज़ आकर बैठे हैं, हमारी जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ 1.5 या लेट से कि आपने क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स किस तरह से बनाने हैं, या फिर आपका जो फंड्स है वो किस तरह से एलोकेट होने हैं, सिर्फ इस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। आर फोकस इज़ टू कीप पीपल अलाइव, because it is becoming an existential crisis. It is a moral crisis. It is turning toward the trade, the global trade and the ethics and morality and politics. So now it has been turning or heading towards the existential crisis. So हमें hunger, जो poverty है, हमने देखा ऊपर आपके climate change के साथ साथ climate change में हमने किस तरह से gender inclusivity की बात की। तो हमने इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने कहा कि इस पर फोकस रखना है और नेशनल अडेप्टेशन प्लान की जो अलायंस है उसको मोबिलाइज करना है। सो ये जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इसमें ये कुछ लिए गए। अब हम देखते हैं यहाँ तक ये चीज़ें मुश्किल थी, आगे से आसान है अगर आपको ऊपर वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी देखें, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, सो फिफ्थ, हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं कि 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबल इमिशन है दैट इज़ टू लो, बहुत ही मिनिमल है। दी अदर थिंग इज़ कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लेट से कि आपने जब यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पार्टिसिपेट किया COP30 में, और डेट एंड फाइनेंसिंग क्राइसिस को अगर हम हाईलाइट करें तो हम इसमें क्लियरली ये बता सकते हैं कि आपका जो करंट जो फ्लड है, मैं 22 के फ्लड्स की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 सितंबर अगस्त के जो फ्लड्स हैं, इसमें जो इनिशियल आपके पास रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग, उन इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी जो कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश नहीं हुई, और पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट की जो इनिशियल रिपोर्ट थी, पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट की इनिशियल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दी एहसन इकबाल, जो आपके फेडरल मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, उनके अकॉर्डिंग आपका जो PKR में अगर बात करी जाए तो 8.2 बिलियन का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस अगस्त सितंबर फ्लड्स। 8.2 बिलियन PKR, और अगर हम डॉलर में बात करें तो इट इज़ अराउंड 2.9 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू द पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट इनिशियल रिपोर्ट। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, उस इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें 430 बिलियन डॉलर का जी हमें लॉस हुआ है PKR में, राइट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें लॉस हुआ है वो अराउंड 307 बिलियन PKR हुआ है।
अगर हम हाउसेस की बात करें कि आपके कितने जो घर हैं वो इससे अफेक्ट हुए हैं, यू नो, सो इट इज़ अराउंड 3,12,000 हाउसेस, यू नो, जो इससे डैमेज हुए हैं. सो द पॉइंट इज़ पाकिस्तान के जो फैक्ट्स हैं दे आर वेरी यू नो अलार्मिंग. सो हमने हाईलाइट की डेट एमरजेंसी को, ग्रांट बेस्ड लोन्स को और डैमेज फाइनेंसिंग को, यू नो, और हमने हाईलाइट किया इस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने नीचे भी डिस्कस करी थी, राइट, एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल. लिहाजा जो लॉस एंड डैमेज है उसका जो उसके लिए हमें फंड्स मिलने चाहिए, ये हमने यहाँ पर हाईलाइट जो है वो चीज़ें कुछ करी. और प्रपोजल जो है वो हमने दिया फंड का कि रीबिल्डिंग द क्रिटिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो एरियाज़ जो यू नो प्रोन टू फ्लड्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा लॉस हुआ है, उनको किस तरह से रीबिल्ड करना चाहिए. रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर एंड वाटर सेक्टर, क्योंकि हमने देखा एग्रीकल्चर में आपका जो लॉस है इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यू नो, दैट इज़ अराउंड 430 बिलियन PKR. और हमने यहाँ पे यह अपने हाई जो फैक्ट्स हैं उनको कोट किया कि पाकिस्तान की अंडर 18 पॉपुलेशन इज़, यू नो, 50%. सो इट मीन्स कि ये जो आपके फ्लड्स हैं, ये जो आपका क्लाइमेट चेंज है, ये आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, लेट्स से, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बिकमिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, टू एलोकेट द फंड्स इन दिस एंड दिस, यू नो, आपके फॉर एग्जाम्पल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस. द अदर थिंग दैट वी हाईलाइटेड दैट कि आपका जो ग्लेशियल मेल्ट है हिंदू कुश और कराकोरम हिमालयन रीजन में, वो सबसे ज़्यादा जो रूरल कम्युनिटी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है. और हमने उसकी रीज़न देखी बिकॉज देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. रिजल्टेंटली ग्लेशियल लेक आउटबर्ड्स जो है वो हमें देखने को मिले इस सितंबर अगस्त के फ्लड्स में भी, स्पेसिफिकली इन द KP रीजन. सो ये मैसेज जो है हमने यहाँ पर दिया कि हमारी जो हाई माउंटेन रिसर्च है वो अंडर फंडेड है. लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत है और रीजनल साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स जो है ऑब्वियसली, यू नो, हमें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी की, यू नो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसी तरह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के जो प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल होने चाहिए. कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ताकि हम जो डाटा है उसको शेयर कर सकें. हमारे नो मीटर वाटर के इशू हैं, कश्मीर इशू है, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट जो अभी हमारी पॉपुलेशन, हमें हमारा पर्पज़ उसको सेव करना है, उसको वो सिक्योरिटी, उसको वो सेफ्टी प्रोवाइड करना है बोथ, यू नो, स्टेट्स के लिए. सो पाकिस्तान जो फ्रंट लाइन एक्सपीरियंस है शुड इन्फॉर्म द ग्लोबल क्रायोस्फेयर पॉलिसीज. उसके अलावा जो हमारी क्लाइमेट कंपेटेबल जो वर्क फोर्स है उसमें हम देखते हैं कि हमें स्किल्स फॉर ग्रीन ट्रांजिशन, हम बार बात करें कार्बन टैक्स की, यू नो, सो कार्बन टैक्स, ताकि हम उसको अवॉइड कर सकें, हमें क्या चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कम्पिटिटिवनेस, ग्रीन स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, रीन्यूएबल एनर्जी. फॉर एग्जांपल आप अपनी यूथ को ट्रेन करें कि किस तरह से सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लाइक उस इंडस्ट्री में आप उनको ट्रेन करें. रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप उनको ट्रेन करें. इस तरह के आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं. सोशल आप वोकेशनल प्रोग्राम्स, यू नो, इंट्रोड्यूस करवाएं. यह हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लेकर आएँ. फॉर एग्जांपल यूनिसेफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग ग्रीन स्किल्स प्रोग्राम, एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन टेक हब. इसी तरह ग्रीन स्किल्स को इंट्रोड्यूस जो है वो आप क्या करें, इंक्लूड करें अपनी नेशनल एजुकेशन सिस्टम में. यू कैन लिंक द इंडस्ट्री विद द अकेडमिया, या फिर लिंक द अकेडमिया विद द इंडस्ट्री. एक ही बात है. फॉर एग्जांपल जब आप यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ही आपको ऐसी, यू नो, जो इंडस्ट्री है जहाँ पे जो ग्रीन टेक, ग्रीन हब की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको जो आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो तभी से स्टार्ट हो जाएं, ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें नेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी फॉर क्लाइमेट इनोवेशंस को भी, ग्रीन रिकवरी की तरफ आप जाएँ. ये सारी चीज़ें ना ये डिस्कस हुई हैं COP30 में रिगार्डिंग द पाकिस्तान, राइट, ताकि आप ऐसी फैक्ट्रीज बनाएं जो कार्बन एब्जॉर्बिंग फैक्ट्रीज हों. अपने जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करें आप. कम्युनिटी इंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दरख्त तो कोई भी लगा सकता है. लोकल पीपल, आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें. जिस तरह इमरान खान ने, यू नो, एक जो था वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द ट्रीज़. नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ आप जाएं.
तो यहाँ पे जो आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी गई पाकिस्तान को वो क्या थी कि इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन लेट से आपका जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो आपका प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये क्या होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस एंड डाटा सिस्टम, टेक्निकल टीम्स बनाएं आप। लेट से अगर आपके फॉर एग्जांपल फ्लड्स की बात करी जाए तो फ्लड के टॉपिक में मैंने डिटेल से पढ़ाया। फ्लड स्पेशलाइज्ड आप फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। जिस तरह लेट से आपने पीरा में जो एक पीरा फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई है पंजाब में, इसी तरह से फ्लड स्पेशलाइज्ड फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब वो फोर्स क्या करेगी, ऑब्वियसली वो लोगों को ट्रेन करेगी इन केस ऑफ एवोक्यूशन आपको करनी है। तो आपके क्या होते हैं, मस्जिदों में ऐलान हो रहे होते हैं और आपका ऐलान हो रहा होता है 12 घंटे 8 घंटे पहले। अब इतना इमीडिएटली लोग कैसे अपने उस घर को, जिसको फॉर एग्जांपल 60 साल में एक इंसान ने घर बनाया है, वो उसको 12 घंटे में एवैक्यूट कैसे हो जाए। तो लोग उस जगह से उठ ही नहीं रहे होते, जा ही नहीं रहे होते हैं। अगर आपकी स्पेशलाइज्ड फोर्स होगी इन टर्म्स ऑफ फ्लड एंड क्लाइमेट डिजास्टर, तो वो जो फोर्स होगी वो लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकेगी, प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकेगी उस फ्लड प्रोन एरियाज़ में। ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन पे फोकस करें, इंटीग्रेट करें क्लाइमेट फोकस करिकुला को और वोकेशनल ट्रेनिंग को। उसके बाद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है की तरफ आप जाएं, कैसे कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करवा के। ग्रीन बॉन्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी आपने आज जो है वो आपकी गवर्नमेंट ने ग्रीन बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया, जिस तरह बाकी बॉन्ड्स होते हैं ये भी वैसे ही एक्ट करते हैं। आपको जो सिंपल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पता है ना। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड फॉर एग्जांपल आपने लेट से एक $500 का ग्रीन बॉन्ड है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, आपने ये ख़रीदा, तो आपके पास ऑब्वियसली आपने पैसे दिए गवर्नमेंट को, राइट। और थोड़े टाइम के बाद फिर वो आपके पास प्रॉपरली वो एड वगैरह आती है एंड एवरीथिंग। सो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के, और वो प्रॉपर टाइम होता है, लाइक 6 मंथ्स के बॉन्ड्स होते हैं, 1 ईयर के बॉन्ड्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट अमाउंट के और डिफरेंट टाइमिंग्स वाले बॉन्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए ई मोबिलिटी के लिए, हाई एमिशन इंडस्ट्रीज़ के लिए। इससे क्या होगा, बात को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होगा कि जब आप वो बॉन्ड्स लेंगे, अब वो आपने तो वो बॉन्ड ले लिया, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको विद प्रॉफिट जो होता है वो आप विदड्रॉ कर सकते हैं उन बॉन्ड्स को। ऐसे ही होता है विद प्रॉफिट, आप कुछ टाइम के बाद, हर बॉन्ड की एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है और स्पेसिफिक अमाउंट होती है। जितने टाइम तक गवर्नमेंट के पास रहे तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करे ग्रीन टेक्नोलॉजी में। उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लाइमेट के ही पर्सपेक्टिव में इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि आपके मुल्क में ग्रीन टेक्नोलॉजी आए, राइट। सो उससे क्या होगा, आपकी इक्विटी और सोशल प्रोटेक्शन, रीजनल कोलैबोरेशन होगी, क्लाइमेट गवर्नेंस फेयर होगी। ये तो थे पाकिस्तान के लिए स्टेप्स। अब जो वर्ल्ड के लिए रिकमेंडेशन है COP30 में, रोड अहेड, वो क्या है। नंबर 1, स्ट्रेंथन द मल्टीलैटरल क्लाइमेट गवर्नेंस। व्हाट डज दैट मीन, राइजिंग फ्रेगमेंटेशन बट कॉन्टिन्यूड कॉपरेशन। COP30 ये शो कर रहा है कि वर्ल्ड इज डिवाइडिंग मोर एंड मोर, वर्ल्ड डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, लेकिन कॉपरेशन स्टिल पॉसिबल है। कैसे हमने ऊपर देखा, ग्लोबल मोती राव, कि आपके क्लासरूम में, लेट से मैंने एग्जांपल बताया, आप सबके अपने अपने झगड़े चल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यू कैन सिट एंड यू सैट इन द COP30। तो आपने सॉलिडारिटी तो शो की, इंटीग्रिटी तो शो की। सो राइजिंग फ्रेगमेंटेशन है बट कॉपरेशन इज स्टिल पॉसिबल। अगर आप क्या करें, कैसे आप इसको, अब हम कह रहे हैं कि कॉपरेशन पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल होगी, हाउ। नंबर 1, आप में इशू हमने सबसे बड़ा क्या देखा कि आपका मैकेनिज्म बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, बट वो बाइंडिंग नहीं है। लिहाजा फॉर्मल UN निगोशिएशंस करें, उससे क्या होगा, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होंगे। पॉलिटिकल कोalitions को मोर एंड मोर इंश्योर करें, उससे क्या होगा कि जो फास्टर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, विलिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएंगी। रीजनल इनिशिएटिव्स लें, फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट वाइज आप इनिशिएटिव लें, फॉर एग्जांपल अफ्रीका,
अफ्रीका के ऑब्वियसली मसले डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पे आप रीजनल इनिशिएटिव लें। साउथ एशिया के डिफरेंट हैं, लैटिन अमेरिका के डिफरेंट हैं, तो रीजनल इनिशिएटिव्स लें। नॉन यूएन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करें, मसलन आपकी एनजीओज, सिविल सोसाइटी, उनको भी यूज़ करें। दरख्त लगाने में तो कोई मसला नहीं है ना किसी को भी, वो तो लगाए जा सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट डेवलप होगा और कंक्रीट एक्शन की तरफ आप जाएंगे। फॉसल फ्यूल फेज आउट एंड एनर्जी ट्रांजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP30 ने अवॉइड किया है, हमने देखा कि COP30 ने अवॉइड किया है फॉसल फ्यूल के प्रॉपर किस चीज़ को, रोड मैप को। लेकिन जो आपकी फॉसल फ्यूल को फेज आउट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी क्रिटिकल, एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल टू मीट दी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल। लिहाजा वो कंट्री जो रेजिस्ट कर रहे हैं इस ट्रांजिशन फेज आउट करने के लिए, उन पे हमें इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहिए, उन पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए, इन्वेस्टर प्रेशर उन पे डालना चाहिए, सिविल सोसाइटी की स्क्रूटनी होनी चाहिए। दैट इज़ वाई हमने कहा कि यूएन को भी इन्वॉल्व करें ताकि आपके एग्रीमेंट्स बाइंडिंग हो, और उसके अलावा बिसाइड्स यूएन आप एनजीओज को सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें ताकि लोगों की जो मोरालिटी है गवर्नमेंट्स की खास तौर पे उसकी स्क्रूटनी हो सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश अ क्लियर रोड मैप फॉर द फॉसल फ्यूल्स एंड द जस्ट ट्रांजिशन। फॉरेस्ट एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो जो रोड मैप में जो थर्ड हम वे आउट या सोल्यूशन देख रहे हैं, दैट इज़ नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ हमें जाना चाहिए। जो हमने इनिशिएटिव ले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। चाइना किस तरह से एक्सक्लूड हो, चाइना ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? मेजर इमिटर्स एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स मस्ट सपोर्ट द फॉरेस्ट रिच नेशंस डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए। लिहाजा जो मैकेनिज्म है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, बिकॉज फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कंट्रोल में रखेंगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमने कहा कि बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी ड्रिवन एंड इक्विटेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके नेचर को क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। क्लाइमेट ट्रेड इंटरेक्शंस की अगर बात करी जाए तो कार्बन बॉर्डर जो टैक्स है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर का जो टैक्स है, और जो ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं लाइक क्लाइमेट पॉलिसीज़ की अगर बात करी जाए तो उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। और उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक इशू है, लेट्स से पाकिस्तान की बात लीजिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDM का कॉन्सेप्ट, ये एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ कॉपरेशन का भी। लिहाजा जो डेवलप जो क्लाइमेट अलाइन ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए, जॉइंट डीकार्बनाइजेशन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज पहले डेवलप्ड कंट्रीज करें, ताकि वो एक मैसेज दें, वो एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल जो सेट करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो उनको देखते देखते डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए, एंड फिर उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए, उनको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल, द डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इनिशियली, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। अडेप्टेशन एक सेंट्रल पिलर है। अडेप्टेशन मस्ट बी एज इंपॉर्टेंट एज मिटिगेशन। अडेप्टेशन उतना ही अहम होना चाहिए जितना मिटिगेशन है। वल्नरेबल कंट्रीज़ की जो सपोर्ट है क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स को कोप करने के लिए, यहाँ पे उनकी एक प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए, रेजिलियंस सिस्टम होना चाहिए, और इक्विटेबल एसेस होनी चाहिए अडेप्टेशन फंडिंग के लिए। हर कंट्री जो कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान को अडॉप्ट किया है, अपनी स्पेसिफिक डोमेस्टिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनके प्लान्स को, उनके डोमेस्टिक या नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स को सपोर्ट किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो लोकल कम्युनिटी के लिए। फाइनेंस और इक्विटी को देखते हैं नेक्स्ट हम। ग्रांट बेस प्रिडिक्टेबल फाइनेंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। हमने देखा कि आप जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1/10 10 गुना कम में, हमारी तो 10 गुना नीड ज़्यादा हैं इस फाइनेंस की। तो रिकॉग्नाइज किया जाए, एड्रेस किया जाए लॉस एंड डैमेज को,
नॉन इकोनॉमिक जो आपके लॉसेज हैं लाइक ट्रॉमा, डिस्प्लेसमेंट, उससे कितना ट्रॉमा होता है जब आपने फॉर एग्जांपल एक जो अपना जो घर है आपको वो पूरा डिस्प्लेस करना पड़े। सो नॉन इकोनॉमिक जो लॉसेज हैं आप उन पे फोकस करें, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपको वो भी ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज किया जाए। यूथ की जो स्किल्स हैं क्लाइमेट एक्शन जो है वो रिक्वायर करिए ग्रीन वर्कफोर्स। द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड द ग्रीन फोर्स, ग्रीन एनर्जी। इसमें आप जो खवातीन हैं, वुमेन हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, ग्रीन टेक हब्स को एक्सपैंड करें, वोकेशनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो दिए थे। हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड में भी। गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे। ये तमाम वर्ल्ड के लिए कि वर्ल्ड में हर कंट्री को चाहिए कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है प्रोविंसेस का, पॉलिटिकल लैंग्वेज में इस फेडरेटिंग यूनिट्स कहा जाता है। पाकिस्तान में वो फेडरेटिंग यूनिट्स प्रोविंसेस हैं लेट से, और इसी तरह अगर आप अमेरिका में बात करें तो उन फेडरेटिंग यूनिट्स का नाम स्टेट्स है। तो फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लेट से पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो आपका इदारा है, इसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमने कहा कि एक डिजिटल BIM अलाइन डिजिटल सिस्टम जो है आप वो डेवलप करें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेट करें क्लाइमेट फोकस्ड करिकुला को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, और एट द एंड ऑब्वियसली आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो मेड, कुछ हमें एटलीस्ट प्रोग्रेस नज़र आई है इस COP30 में, और वो जो प्रोग्रेस है वो किस से रिलेटेड थी? दैट वाज रिलेटेड टू अडेप्टेशन। फॉरेस्ट के लिए जो हमने मैकेनिज्म देखा TFFF का, फाइनेंसेस का, और एटलीस्ट पॉलिटिकल सॉलिडारिटी। एटलीस्ट आपको पॉलिटिकल क्या नज़र आई? आपने एक जगह बैठ के सीटिंग तो की। देखें अगर बहुत कोई सीरियस मसला हो ना तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें आप कहते हैं कि जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो चैनल है ना कम्युनिकेशन का, वो बंद ना करो। लेट से 2 लोगों में लड़ाई हो गई, बहुत 2 घरों में लड़ाई हो गई, सादा अल्फाज में बात करें, पेपर में घर वर की एग्जांपल नहीं मेंशन कर देनी बिल्कुल भी। लेट से 2 घरों में लड़ाई हो गई, अब आपने इससे कता ताल्लुक ही अगर कर दिया फिर तो कोई वे ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं तो उसमें हमें पॉलिटिकल सॉलिडारिटी तो नज़र आई। एटलीस्ट हमें यहाँ पे अडेप्टेशन का प्लान तो नज़र आया कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान दिया गया, GGA की बात की गई, TFFF फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की बात करी गई। तो ट्रस्ट बिल्ड, अब ये जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, इससे एटलीस्ट थोड़ा ट्रस्ट तो बिल्ड होगा ना। अगर 2 घरों में लड़ाई है, वो अपनी जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको टोटली ब्लॉक कर दें, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। एटलीस्ट इट शोज़ दैट देयर इज़ अ वे। जो हमने ऊपर देखा था ना कि मसला तो सॉल्व नहीं हुआ, क्लाइमेट चेंज तो सॉल्व नहीं हुआ, बट इट शोज़ द कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल। हाउ? इफ़ यू इन्वॉल्व the UN in it, so it becomes binding, and when it becomes binding then there is a chance the issue is going to be solved, right? So I hope you get the point that कुछ progress, क्योंकि हम bleak picture की तरफ नहीं जा सकते, and I always say अगर कोई सवाल issue पर है तो start with the issue, but you are going to conclude it in a positive note, and that positive note is some progress made on adaptation, forest, TFFF की आपने बात की, and finances एटलीस्ट आपने वो एलोकेट किए, नो मैटर वो 10 गुना कम है और आपकी नीड्स 10 गुना ज़्यादा हैं। मेजर गैप्स फिर भी आप ये सारी बातें बताकर कहें कि येस स्टिल देयर इज़ अ मेजर गैप इन द फॉसिल फ्यूल्स रिडक्शन, येस इसमें तो गैप अभी भी है। एंड एग्जीक्यूशन, व्हाट अबाउट दिस फॉसिल फ्यूल्स एग्जीक्यूशन प्लान? वी डोंट नो, इज इट बाइंडिंग? नो। सो आप इसे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं जी कि येस एट द COP31 there is a urgent need concrete execution of the pledges। ये जो आप बड़े बड़े आपने प्लेज लिए ना, TFFF की आपने बात की है, आपने $5 to $20 million की बात करी है, उसे
फंडिंग की आपने बात की है, आपने नेशनल अडेप्टेशन प्लान की बात करी है, आपने जीजीए की बात करी है, तो क्या इसको क्या करें COP31 में कंक्रीट एग्जीक्यूशन करें इन प्लेजेस की, नंबर 1। नंबर 2, स्केल करें फाइनेंस को कि किस कंट्री को कितना देना है। आपने तो एक जेनेरिक वे में बता दिया, स्केल करें फाइनेंस को वल्नरेबल नेशंस के लिए। हर कंट्री को उसमें कितना उसका जो पार्ट है वो मिलना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग। मसला हमेशा तब सॉल्व होता है जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और मल्टीलैटरल कॉपरेशन, जिसमें हमने कहा कि यूएन और आउटसाइड द यूएन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओज, उसका जो डोर है उसको ओपन रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू गाइज like that lecture, and I hope what my strategy is to inculcate the concepts in your nerve cells. I hope ये सारे concepts, like the very difficult concepts, let's say जो आपके concept हैं, CBDR की अगर हम बात कर लें, इसी तरह CBAM की हम बात करें, like carbon border adjustment mechanism, common but differentiated responsibilities, EU carbon border adjustment mechanism, and similarly we have discussed the fossil fuel phase out. You have enough idea, अगर इस पे ऐसे आ जाए, अगर इस पे आपके पास सवाल आ जाए in current affair और पाकिस्तान affair, so you can have a proper debate and with the facts and figures, and you can properly discuss कि what are the positive points, the positive outcomes of the COP30, and what are the loopholes in it, and how we can at least control or mitigate those loopholes by implementing this in the COP31. Wish you all very best of luck. I'm signing off for today. Allah Hafiz.